और आप लोग आ जाएं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। बोले परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की यहाँ पर, क्योंकि मुरैना के प्रति बहुत समर्पण है। इस तरह से सभी अपना अपना क्रम से अपना नाम बताएं और सभी अपना अपना क्रम से परिचय दे दें। माइक आगे करते जाएं। हमारे बीच आकाश जैन यहाँ पर बैठे हैं। 12 वर्ष ये जो पुष्पगिरी में स्कूल चलता है पुष्पदन सागर जी महाराज, और उनमें 12 साल तक ये प्राचार्य रहे हैं। आज प्रसन्न सागर जी महाराज के परम भक्त हैं और उनकी सेवा में सतत रहते हैं। आज भी बहुत बड़े एक स्कूल का संचालन जी अपनी ओर से वहां पर सोन कक्ष में करते हैं पुष्पगिरी के पास। और इनका जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत पसंद आया पढ़ाने का। वो स्वयं उनके मुख से आप सुनना उनका क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को उन्होंने जो 10-10 किलो की किताबें लिए बच्चे घूमते हैं ना, उन्होंने बिल्कुल उस बोझ को कम कर दिया। कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनकी योजना है, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी थिंकिंग है, आपको यहाँ बताएंगे। इसलिए स्पेशल तौर पर हमने आकाश जी को यहाँ बुलाया है। अब क्रम क्रम से सभी जितने भी स्टूडेंट हैं मुरैना विद्यालय के अपना संजय शास्त्री सियोनिया जी के नाम से लोग हमें जानते हैं। श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय में लगभग 11 वर्ष अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य मिला और पूज्य माता जी की कृपा से मैं विधि विधान की लाइन में प्रतिष्ठा कार्य में संलग्न हूँ। और जो भी अभी तक विद्यालय का जो संचालन चल रहा है और आगे चले, मैं पूर्ण रूप से मन वचन काय से समर्पितता की भावना से श्री जी के सामने और माता जी के सामने यह संकल्प करता हूँ कि मैं पूर्ण समर्पितता की भावना से समर्पित रहूँगा और मन वचन काय तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। समाज से भी जितने भी सहयोग हो सकता है मैं सहयोग कराने के लिए, और आगामी समय में जितने भी छात्र वहाँ पर और आगे व्यवस्था बनती रहे, बढ़ती रहे संख्या, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो, ऐसी भावना के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम पंकज जैन है और ललितपुर के पास एक छोटा सा गांव है जिजियावन, वह मेरी जन्मभूमि है। मैंने डॉक्टर हरिश्चंद्र जी शास्त्री बैठे हुए हैं और पंडित महेंद्र कुमार जी व्याकरणाचार्य, पंडित बालमुकुंद जी शास्त्री, आदरणीय श्री सुमत चंद जी शास्त्री, पंडित पवन जी दीवान जी, बाबू सुरेश चंद जी, इन सभी गुरुजनों से 1992 से लेकर के और लगभग 2001 तक 9-10 वर्ष की जो अवधि थी उसमें मैंने इनसे विद्याध्ययन प्राप्त किया। और मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं छोटी बड़ी, वो सब गुरुजनों के आशीर्वाद से रही। परम वंदनीय गणनीयारिका स्वस्ति भूषण माता जी, जब मैं छोटा था और लगभग उस समय 8वीं-9वीं कक्षा में था, तो माता जी उस समय ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी। वो आई मुरैना में और उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि अपने जीवन में सतत सीखते रहना, विद्यार्थी बने रहना, विनय रखना और विनय के साथ अपने जीवन का निर्माण करना। उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से धीरे धीरे आगे मैं बनारस चला गया, वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी की। झारखंड की राजधानी रांची में भी 4-5 वर्ष समाज को सेवाएं दी। फिर उसके बाद भोपाल में लगभग 8-9 वर्षों तक मैंने विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में मैं अभी वरिष्ठ संस्कृत विषय का शिक्षक हूँ। इंदौर में मैं प्रवास कर रहा हूँ। विद्यालय के प्रति आदरणीय भाई साहब कमलांकुर जी जो अभी संयोजन कर रहे हैं, इनका भी मेरे ऊपर अनन्य उपकार है। जब मैं छोटी कक्षा में था तो ये मुझे अपने साथ देश में अनेक शहरों में ले जाते थे। मंच पर जाकर के इन्होंने संभाषण कला में मुझे आगे बढ़ाने में पूरा इनका हाथ है। भोपाल में जब मैं रहा तो एक विद्यालय की माताजी सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगी, एक परिवार की भावना आ जाती। गुरुजी हमें कहीं भी आज भी मिल जाएं या विद्यालय के किसी भी छात्र को मिल जाएं तो वो पितृतुल्य वात्सल्य देते हैं, और हम भी इनके प्रति हमारा वही भाव रहता है जो हमारे पिताजी के प्रति रहता है। ये हम अपने गुरुकुल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं।
आज के विद्यालयों में आपको ये पैटर्न नहीं मिलेगा। बच्चे फीस देते हैं, पढ़ते हैं, और कहीं अगर गुरुजी मिल जाए, टीचर मिल जाए तो नमस्कार भी मुश्किल से करते हैं। क्योंकि मैं अभी एजुकेशन क्षेत्र में हूँ, तो मैं उसको देख रहा हूँ। दूसरी बड़ी उपलब्धि ये जो हमारे स्नातक बैठे हैं, हमारे सहपाठी हैं, पंडित संजय जी शास्त्री हैं, हमारे जितेंद्र जी बड़ा मलहरा से आए हैं, सत्येंद्र भैया हैं, बड़े देश के ख्याति प्राप्त संगीतकार हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब भाई जैसे लगते हैं। तो वो जो परिकल्पना गुरु गोपाल दास जी बरैया जी की थी कि देश की संस्कृति का और जैन शास्त्रों का संरक्षण अगर करना है तो हमें इस गुरुकुल पद्धति को जीवित रखना होगा। और आपको अगर मुझे अभी मौका मिला तो मैं कुछ बातें कहूँगा, क्योंकि ये केवल परिचयात्मक चर्चा थी, तो मैं और कुछ नहीं हूँ, बस इतना ही हूँ। तो अब मैं निरंतर अनेक छात्रों का संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कार दे करके, अध्यापन करके, अभी अपने जीवन में जो मुझसे बन सकता है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। और विद्यालय के संरक्षण में, संवर्धन में आगे भी जो भी मुझसे होगा, क्योंकि कहते हैं कि बहुत निराशा से थोड़ी सी आशा अच्छी होती है। बहुत निराशा से थोड़ी सी आशा अच्छी है। निराशा तो बहुत है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आशा का अगर एक दीपक जलता रहे तो वो बहुत कुछ करने में हम समर्थ हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपना स्थान तो छोटे भाई जैसा हमेशा प्यार पंकज को दिया है। अगले छात्र आएं और अपना परिचय दें। मेरा नाम शुभम जैन शास्त्री है। मेरा जन्म स्थान आगरा, वर्तमान निवास डबरा में हूँ। अभी वर्तमान में ग्वालियर श्रीमंत संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चलता है, वो पाठशालाएँ चलती हैं, उसको भी मैं ग्वालियर में संचालित कर रहा हूँ। और मैं विद्यालय के लिए जो भी मेरे लिए हो, मैं विद्यालय के लिए समर्पित हूँ। से और मैं लगभग महाविद्यालय में 4 साल में वहाँ पर अध्ययन किया हूँ। और गुरुजी हमारे हरिश्चंद्र शास्त्री जी हमारे प्राचार्य जी थे जो हमें अध्ययन कराते थे। और मैं लगभग विधि विधान के सर में पंडित की लाइन में मैं हूँ और जगह जगह मैं जाता आता रहता हूँ। और मैं व्यवसाय भी करता हूँ सोनिया जी में। सभी को मेरा जय जय। मैं पंडित सचिन जैन सिहोनिया जी से हूँ। मैंने विद्यालय में 2 वर्ष अध्ययन किया है और उन 2 वर्षों में मुझे गुरुजी का बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ वहाँ अपना सहयोग देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। जो टीकमगढ़ जिले के एक छोटे ग्राम अजनौर से हूँ और मैं विद्यालय में लगभग 3 से 4 वर्ष अध्ययन किया है। अध्ययनरत गुरु पंडित महेंद्र कुमार जी शास्त्री जो पंडित जी के नाम से एवं डॉक्टर हरिश्चंद्र जी शास्त्री जो गुरु जी के नाम से विख्यात थे, उनके माध्यम से हमने शिक्षा प्राप्त की है। हमारा जीवन तो एक ऐसा जीवन था कि हम ना इस नैया के थे ना उस नैया के थे, पर जब हमें हमारे गुरु गोपाल दास बरैया जी के संस्कृत महाविद्यालय का समागम प्राप्त हुआ, तब से हमारी नैया पार हुई। और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं अंबाला कैंट हरियाणा में लगभग 5 वर्ष इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक रहा। नैतिक शिक्षा मॉरल एजुकेशन के तत्पर 5 से 6 साल अध्ययन टीचर रहा। साथ में हमारा अब अंबाला से छोड़कर मैं वापिस अपने शिक्षा केंद्र मुरैना में फिर से आ गया
और मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस भी चलता है जो शुद्ध जैन विधि द्वारा मैं शिक्षक के साथ साथ ज्योतिष हस्तरेखा आदि का भी कार्य करते हैं और साथ में विद्यालय के माध्यम से या हम अपने माध्यम से कहेंगे, हम अपने गुरुओं से कहेंगे, आदेश तो नहीं दे सकते हैं पर हम अपने विचार रख सकते हैं कि विद्यालय प्रति वर्ष ऐसे ही बड़े संगोष्ठी अधिवेशन करते रहें, उस अधिक से अधिक छात्रों को प्रेरित करते रहें जिससे अधिक से अधिक छात्र इस संगोष्ठियों में आते रहें। हम जब तक रहेंगे विद्यालय के लिए जीवन पर्यंत तक सहयोग करते रहेंगे एवं जैसा सहयोग होगा वैसा हम करने में तत्पर रहेंगे। ओम नमः। गुरुजनों को प्रणाम, समस्त भाइयों को जय जिनेन्द्र। मैं सुखानंद जैन छोटे से ग्राम बुदौर जिला छतरपुर से हूँ और वर्तमान में दिल्ली में निवास करता हूँ। कुछ समय मैं 2 साल सिर्फ विद्यालय जी में अध्ययन किया 84-85 में, उसके बाद दिल्ली निकल गया। दिल्ली में अपने कोई जॉब करने लगा फैक्ट्री में, उसके बाद अब मैं फ्री हूँ, बच्चे देखते हैं सब काम, इतना ही मेरा पीछे। आप लोगों ने अब महसूस होता है कि जितने भी छात्र यहाँ पे हैं इन्होंने पढ़ाई की, ये वहाँ पे पढ़े हुए हैं। मैं 1 वर्ष तक पढ़ाया गया था, ये बहुत बड़ी बात है, सही है ना गुरु जी? क्योंकि वर्ष शुरू होते ही और मैं शूट नहीं हो पाया था, फिर भी जैसे भी करके कि भाई 1 साल निकाल लो, है ना, 1 साल निकाल लो, 1 साल के बाद फिर नहीं रखेंगे तो कैसे भी करके, लेकिन उस विद्यालय के संस्कार हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण ये भी हूँ कि मुरैना विद्यालय का ये चमत्कार है कि 1 वर्ष नहीं चाहते हुए भी अगर किसी ने पढ़ लिया तो वो आराम से समाज सेवा करके भी अपनी आजीविका पूरे स्वाभिमान के साथ कर सकता है। ये विद्यालय का चमत्कार है। और मैंने प्रथमा मतमा वो क्लास के भी मुझे नाम ध्यान नहीं, एक आपने भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी, स्टाफ में सभी हैं, सभी का खूब आशीर्वाद था, लेकिन विशेष रूप से गुरुजी यहाँ पे विराजमान हैं। सभी बच्चों के प्रति पिता तुल्य, मतलब निष्कपट भाव से सभी बच्चों के प्रति एक पिता तुल्य का भाव ही गुरुजी का सभी के प्रति रहता था। आज मैं अपने समाज सेवा में संगीतकार के रूप में पूजन विधान आदि जो भी हैं, और विशेष रूप से जब से माताजी की कृपा हुई, हालांकि सब माताजी महाराज जी के सामने ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं इस पावन भूमि पे बोल रहा, इन माताजी की कृपा जिनके ऊपर भी हुई ना, वास्तव में उनके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया। ये मतलब मैं सिद्ध क्षेत्र पे बोल रहा, ये बात माताजी के सामने नहीं बोल रहा। ऐसी माताजी का खूब वात्सल्य, खूब आशीर्वाद है। मैं जोरा से हूँ, निवास मुरैना में रहता हूँ। गुरु जी ने मुझे 5 साल विद्यालय में अध्ययन किया है, गुरु जी ने शिक्षा दी है मुझे। मैं छोटे से ग्राम छतरपुर जिले के बुदौर ग्राम से रहने वाला हूँ, प्रतिष्ठाचार्य हूँ, विधान आदि कराता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। इस विद्यालय में 37 साल पूर्व मैंने यहाँ अध्ययन किया था। इस विद्यालय का ऋण ऐसा है कि कोई भी चुका नहीं सकता, साधु भी नहीं चुका सकते। यहाँ से 25 से ऊपर साधु विद्यालय ने दिए हैं, और उसी विद्यालय को उठाने के लिए हमारे सामने स्वस्तिमती माता जी ने बीड़ा उठाया हुआ है कि इस विद्यालय को गिरती हुई दशाओं में देख करके इसको उठाना कैसे चाहिए। देखिए, मैं जब विद्यालय में पिछली बार आया था 5 साल पूर्व, तब विद्यालय की दशा देख के मेरे को आंसू आ गए थे। क्यों आए थे? इसी विद्यालय में शास्त्री आचार्य बन करके जाते थे, अब वो पिता यहाँ पर नहीं है, शायद आचार्य शास्त्री नहीं कराया जाता है, तो विद्वान कैसे कैसे बनेगा। इसलिए इस विद्यालय की जो भी नींव है उठाने का कार्य जो माता जी कर रही हैं,
मैं कहता हूँ माता जी का आशीर्वाद इस विद्यालय को इतना बड़ा बने कि यहाँ से 1000 साधु और उत्पन्न हों और लाखों विद्वान यहाँ से पैदा हों, क्योंकि ये विद्यालय वास्तव में कुछ ऐसी स्थिति में जा रहा है कि दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरा यहाँ की कार्यकारिणी कमेटी से भी कहना निवेदन है कि माता जी का पल्लू पकड़ लिया है तो अब मत छोड़ देना, मत छोड़ देना। मेरे साथ सुनील जी आपके जो भंडारी हैं मेरे साथ पढ़े हुए, पहचान ले अच्छे से। मैंने एक दिन फोन किया था इनको तो पहचाना नहीं था, पहचान लो जिनेंद्र बूदौर, आपके साथ पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा अजय को जानते हैं आपके भाई? अजय भी पढ़ा है। अच्छा इसलिए कहता हूँ कि आप पहचानो, पहचान मत भूलो। अगर विद्यार्थी के विद्यालय के विद्वान को भूल जाओगे तो विद्यालय कैसे चलाओगे? इसलिए मैं रहने वाला छोटा सा विद्यार्थी हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ अपने बड़ा मलेरा में, और मैं विद्यालय के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। माता जी के पावन चरणों में सत बार वंदनामी करते हुए मैं मुरैना ज़िले के ही अम्बा तहसील से यहाँ आया हूँ। आज से लगभग 36 साल पूर्व माने 81 से लेकर के 87 तक, और विद्यालय में अध्ययन किया। परम आदरणीय बालमुकुंद जी शास्त्री, महेंद्र कुमार पंडित जी, पंडित डॉक्टर हरिश्चंद्र जी, ये सभी मेरे गुरुवर रहे हैं और बहुत ही इनका स्नेह और पितातुल्य वात्सल्य भाव हमें प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में मैं अम्बा में ही और एक्सीलेंस एक स्कूल है उसमें लेक्चर की पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। और अपना ये जो विद्यालय है तो विद्यालय में अपने जो भी छात्रों की कमी या शिक्षा का अभाव जो चल रहा है तो निश्चित ही अगर अपन को किसी साधु या माता जी आदि का अगर सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वह अपनी ऊंचाइयों पर पुनः ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इस विद्यालय का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। बड़े बड़े साधु संत इस विद्यालय ने अपनी भारत भूमि को प्रदत्त किए हैं। आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सुमत सागर जी, ज्ञान सागर जी, सतार सागर जी, विज्ञ सागर जी, कई मुनिराजों का, और यहाँ तक चिन्मय सागर, पावन सागर भी इस विद्यालय से के शिष्य यहाँ रह चुके हैं। बहुत ही इसका बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन वर्तमान में थोड़ा स्तर साकानेर आदि में जो अध्ययन किया जाता है उसमें तकनीकी शिक्षा और अन्य शिक्षाएं साथ साथ रोजगार की गारंटी तो इस प्रकार देने की वजह से अपने यहाँ जो छात्रों की कमी देखने को मिल रही है वो इस सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को अपन को दूर करना है। अपन सभी अगर अथक प्रयास करेंगे और थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये कमी भी एक दिन निश्चित ही पूर्णता को प्राप्त होकर के और हमारा विद्यालय यथास्थिति में पुनः पहुंच जाएगा और हम सभी को बहुत ही अच्छा आनंद का अनुभव होगा अपने विद्यालय की तरक्की को देख करके। तो नमः सिद्धेभ्य बोली महावीर भगवान की। मुरैना जिला अम्बा से आया हूँ। मैंने सन 85 से सन 91 तक करीब 5-6 साल तक अध्ययन किया था। तो उस समय बालमुकुंद जी शास्त्री, महेंद्र पंडित जी, हरिशंकर जी शास्त्री, पवन कुमार जी दीवान और सभी ये सहपाठी भाई हैं, कमल कुमार जी, कमलांकुर, पंकज जी, ये संजय जी, सब हमारे सहपाठी हैं। और इसमें जो अध्ययन किया था सबसे पहले छेड़ाला, रत्नाकंड साहबाचार्य, तत्वासूत्र, सर्वासिद्धि, पुरुषासिद्धि और ये जीवकांड, कर्मकांड आदि जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और शास्त्रीय आचार्य की भी डिग्री प्राप्त की। और ऐसा अध्ययन करने के बाद वर्तमान में मैं अपनी वहीं समाज की सेवा कर रहा हूँ और जितना भी विद्यालय के लिए बन सकेगा तन मन धन से वो सेवा कर रहा हूँ। मूल नायक भगवान श्री श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। आदरणीय परम पूज्य
बंदामी माता जी को। मैं सभी अपने पुराने साथियों को सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ और गुरुजी जो बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। छोटा सा निवेदन मैं आपको बताता हूँ। मैं अजित कुमार जैन वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में, कोर्ट कमिश्नर के रूप में, शपथ आयुक्त के रूप में मैं कार्यरत हूँ डबरा, और ग्वालियर भी कार्यरत हूँ हाई कोर्ट में। और अभी जो मेरी पुरानी यादें एकदम याद आ गई। मुझे थोड़ा सा समय मुरैना विद्यालय में पढ़ने को मिला था। मेरे पिताजी वहाँ पे नायब तहसीलदार थे, फिर उनके ट्रांसफ़र हो गया तो मुझको वहाँ का पूरा जो है सत्र भी नहीं मिल पाया था पढ़ने को, लेकिन उनके जो संस्कार कुछ ही दिनों के मिले वो आज भी चल रहे हैं और इन्हीं संस्कारों के साथ सोना गिरवी है, हर समय अधिकांश आता ही रहता हूँ। फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि पुराने साथी इतने लोग यहाँ पे उपस्थित आए हैं और उनकी श्रद्धा है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी साथी आए हैं वो वास्तव में विद्यालय के उत्थान के लिए जो उन्होंने विचार रखे, मेरा भी उनमें गागर में एक सागर में एक बूंद की तरह मेरा भी शामिल हो, इसी भावना के साथ। क्या नाम बताया आपने? अजित कुमार जैन। अजित, आज बरस भी गई तो ऐसे उदाहरण मिलते, इतने सहज भाव से उन्होंने इस विद्यालय का परिपालन किया। आज बड़े बड़े विद्वान उस महाविद्यालय से निकले हैं। माताजी से भी यही निवेदन है कि माताजी ने स्कूल वहाँ पर खुलवाया है बगीची में, बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे ही मुझे पता लगा कि माताजी की दृष्टि उस विद्यालय की ओर चली गई है, मैंने चिन्मय सागर जी से बहुत कहा था कि आपने इतना बड़ा पारस चैनल शुरू किया है, आज हमारे बीच नहीं है चिन्मय सागर जी, लेकिन उनसे मैंने बहुत प्रार्थना की थी कि इस विद्यालय के लिए आप कुछ कीजिए। प्रणाम सागर से भी कहा, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पूज्य माताजी के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य उसमें पढ़े हैं। पूज्य माताजी ने अब बीड़ा अपने हाथों में लिया है। अभी तक मुरैना विद्यालय में क्या होता था, उसमें पढ़ते थे और बच्चे दूसरों स्कूलों में जाया करते थे, लेकिन अब अपना स्कूल स्वयं का हो गया है। बगीची में स्वयं का स्कूल खोल दिया है माताजी ने। अब माताजी की यही भावना है कि धर्म से भी बच्चे वंचित नहीं रहे और लौकिक शिक्षा से भी बच्चे वंचित ना रहे, ये भावना माताजी की है। तो करीब 10 से 15 साल होने जा रहे हैं सुनील भैया, 10 से 15 साल होने जा रहे हैं, एक भी विद्वान मुरैना से नहीं निकला है कोई कि जो नाम कर रहा हो। मेरे बाद एक आध पीढ़ी और निकली है, इसके बाद समाप्ति हो गया वहाँ से, मुरैना से विद्यालय से निकल रहा। सांगानेर से खूब निकल रहे हैं और भी कई जगह से निकल रहे हैं, लेकिन यदि सबसे प्राचीन संस्था कोई मुरैना है, वहाँ से विद्वानों का अभाव हो गया। इस बारे में हमें चिंतन करना है कि हमारा स्कूल अलग है और विद्यालय अलग है, दोनों को अलग अलग कोटि में रखा जाएगा। इसमें हमें धर्म पढ़ाना है। यदि संस्कृत की फिर से मान्यता मिल जाए तो संस्कृत की मान्यता ले, नहीं मिल रहा है तो धर्म का सिलेबस, माताजी ने कहा था कि ऐसा कोई धर्म का सिलेबस बनाओ पंडित जी कि क्या पढ़ाया जाए वहाँ पर। तो हम और गुरुजी ने बैठ करके उस सिलेबस को रात्रि में बनाया था और सभी छात्र भी सुने, जो पूर्व छात्र हैं उस सिलेबस को ध्यान से सुने आप लोग। यदि उसमें कोई संशोधन है तो आप लोग बता सकते हो। उसमें चाहे वो बच्चा चाहे 6वीं में आए, चाहे 7वीं में आए, चाहे 8वीं में आए, चाहे 9वीं में आए, चाहे 10वीं में आए, सबसे पहले उसे भाग 1 और 2 तो पढ़ना ही पड़ेगा, भाग 1, 2। और इसके बाद जो कक्षा 6 से प्रारंभ होगी शुरुआत, तो 1, 2, 3, 4 ये भाग पढ़ाए जाएंगे और साथ में पूजन प्रशिक्षण उसको दिया जाएगा। पूजन प्रशिक्षण से क्या है, वो विधि विधान करा सकता है आगे। पूजन का अर्थ समझाया जाएगा उसको, कैसे पूजा की जाती है, पूजन करने के बाद कैसे विधान प्रारंभ किया जाता है। यदि बच्चा इतना सीख गया तो अपना पेट वो भर लेगा कहीं भी दुनिया में जा करके, भूखा नहीं रह सकता वो। और फिर इसके बाद कक्षा 7वीं में जैसे ही आएगा तो हम 6 ढाला प्रारंभ करेंगे माता जी, 6 ढाला 7वीं में। कक्षा 8वीं में रतन करंड श्राप का 4। बहन जी बैठ मत करो कोई भी, कभी भी गुरु के प्रवचन हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, दूर से नमोस्तु करना चाहिए, दूर से ही बंदामी करना चाहिए। कक्षा 8वीं में जैसे ही आएंगे तो रतन करंड श्राप का 4 माता जी, रतन करंड श्राप का 4। कक्षा 9 में जैसे ही आएंगे तो द्रव्य संग्रह,
और 9 में जो से पहला छात्र कोई आता है तो द्रव्य संग्रह भी पढ़ाया जाएगा, और ये भाग 1, 2, 3 तो ये पढ़ाए ही जाएंगे, क्योंकि कई लोग 9वीं से भी यहाँ पर आएंगे। कक्षा 10वीं में जैसे ही आता है तो तत्वासूत्र पूर्वार्ध, और कक्षा 11 में जैसे ही पहुंचता है तो तत्वासूत्र के 6वीं से लेकर 10वीं अध्याय तक ये उत्तरार्ध कहलाता है। तत्वासूत्र 2 में पूरा होगा, कक्षा 10 और 11। कक्षा 12 में पहुंचता है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय या सर्वार्थ सिद्धि, कुछ भी डिसाइड कर लेंगे। और इसके बाद क्योंकि सुनील भैया हम लोग 9th के बाद पहुंचे थे तो BA और M.Com तक की पढ़ाई वहाँ की थी, तब जैसे ही विद्वान बनने का मौका आता है ना, बच्चा पढ़ता है 1 में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और फिर निकल जाता है। अब वो कहाँ से विद्वान बनेगा? जब वो वरिष्ठ होकर वहाँ से निकलता है, स्नातक करने के बाद निकलता है, तभी वो विद्वान बनता है और पूरे देश में मुरैना का नाम रोशन करता है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि स्नातक की पढ़ाई वहाँ पर कराई जाए, स्नातक की, और स्नातक होने के बाद ही वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और कक्षा BA B.Com BSc में सर्वार्थ सिद्धि, और कक्षा BA और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड और थर्ड ईयर में जीवकांड कर्मकांड आदि कर्मकांड तक का यहाँ विषय लिया है। तो ये धर्म का सिलेबस वहाँ पर रहेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जो मूल उद्देश्य था मुरैना का, क्योंकि स्कूल तो पूरे देश में हजारों लाखों हैं जो CBSE की पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में भी धर्म का कम से कम 1 पीरियड लगना चाहिए नैतिक शिक्षा के नाम पर। और मैंने कल माताजी से कहा भी था कि अपना जो भी प्रार्थना हो मेरी भावना से शुरू होना चाहिए, चाहे जैन बच्चा हो चाहे अजैन बच्चा हो, मेरी भावना से उस स्कूल में प्रार्थना अपनी शुरू होना चाहिए। मेरी भावना एक ऐसी है, उसमें जैन दर्शन का नाम कहीं नहीं है, लेकिन हर संप्रदाय उसको पसंद करेगा मेरी भावना को, कोई भी संप्रदाय हो, मेरी भावना एक ऐसी। तो उसी से प्रार्थना प्रारंभ, माताजी को अच्छी भी लगी थी वो बात। तो नैतिक शिक्षा के नाम पे एक धर्म का पीरियड, क्योंकि हमारा जैन स्कूल है वो, तो एक जैन संस्कार जैनों में भी आए और अजैन के बच्चों में भी आए, यही हमारी इसमें भावना है। और इस भावना को हमें चिरतार्थ रखना है। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि माताजी ने उसको अब गोद ले लिया है, किसी बात की चिंता तो रहेगी नहीं विद्यालय के लिए। 1,11,000 के उसमें सदस्य बनाए जा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य कम से कम 1,000 सदस्य बनाए जाएं 1-1 लाख के। तो मेरी यही भावना है। लेकिन हमारे सुनील भैया वगैरह सब हमारे पुराने साथी हैं, ये लोग सभी लोग बड़े अच्छे, इनके पिताजी ने तो बहुत कार्य किया है मुरैना विद्यालय के लिए, और हमारे सुनील भैया तो सुमचंद शास्त्री जी के बाद देख रहे हैं, मनोज भैया सुमचंद शास्त्री जी देखते थे, उसके बाद वो चले गए। इन्होंने पूरे रूप बागडोर अपने हाथों में ली मुरैना महाविद्यालय की, तभी आज वो जयवंत जीवंत है। और अभी चक्रेश भैया पंडित जी वहाँ पर अध्यापन करा रहे हैं। अध्यापक हमें, चक्रेश जी तो हैं ही, अच्छे से अच्छे अध्यापक रखना चाहिए, उसमें अपन को कंजूसी नहीं करना है। वेतन की व्यवस्था होगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, कमेटी के लोग पूरी व्यवस्था होगी उनकी वेतन की, वेतन अच्छे से अच्छा दें, क्योंकि जितना सस्ता देखेंगे ना उतना ही बेकार मिलेगा, महंगा देखेंगे हमको अच्छा मिलेगा पढ़ाने वाला। तो शिक्षक अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी विद्यालय उन्नति कर सकता है। इसका हमें सभी को ध्यान देना है। बच्चों की भी अच्छा भोजन मिले, अच्छा नाश्ता मिले, अच्छी रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि अब उस समय गया जो हमारा समय था, पंखा नहीं था तो भी रह रहे हैं गर्मी में, कोई बात नहीं, लेकिन अब आजकल के बच्चे नहीं रह सकते हैं। तो अब हमारे इस विद्यालय से निकले हुए श्रेष्ठ विद्वान श्री पंकज जी शास्त्री, जो बनारस भी रहे हैं, रांची भी रहे हैं, भोपाल में भी जिन्होंने अध्यापन का कार्य कराया है, आज भी एक शिक्षक के रूप में इंदौर में कार्यरत हैं, वो आए और अपनी विचार रखें। पहले हम सभी अपने हृदय से, मन वचन काय से बहुत कृतज्ञ हैं माता जी के प्रति, क्योंकि माता जी ने एक बार नहीं, कम से कम मुझसे ही 10 बार कहा होगा, और हमारे आदरणीय गुरुजी हरिश्चंद्र जी, इनसे अनेक बार, भाई साहब कमलांगपुर जी की, आप विद्यालय को बचाने के लिए कम से कम चर्चा के लिए तो बैठिए। और हमारे पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, इनका बहुत इसमें प्रयास रहा कि ये चर्चा एक सत्र हो, और चर्चा वही कर सकता है जिसको कहीं ना कहीं पीड़ा हो।
क्योंकि आज आप देख रहे हैं विद्यालय के लगभग हमारे 20-25 स्नातक यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आज भी कम से कम भाई साहब 500 स्नातक विद्यालय के अनेक स्थानों पर अभी कार्य कर रहे होंगे। पुरानी परंपरा एक अलग थी, वर्तमान में समाज में, शासन में, प्रशासन में बहुत सारे हमारे स्नातक MP PSC करके तहसीलदार लेवल तक का कार्य कर रहे हैं, हमारे सामने ही जो थे। तो कहने का अर्थ है कि उन 500 में से अभी 25 यहाँ उपस्थित हो गए। ये माता जी के लिए ही इसका पूरा श्रेय जाता है। अगर वो ये प्रेरणा नहीं देती तो आज ये चर्चा सत्र नहीं। तो मैं मन वचन काय से उनके चरणों में विनत होता हुआ अपनी बात आगे रख रहा हूं। हमारे पास 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक, हम अपने विद्यालय के अतीत का गुणगान कर सकते हैं, और एक उसका हम वर्तमान जो स्वरूप है उस पर दृष्टिपात कर सकते हैं, और तीसरा हमारे पास उसके लिए फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्या हम होलिस्टिक अप्रोच लेके विद्यालय के बारे में विचार कर सकते हैं। और माता जी ने पहले कह दिया था कि ये एक विचार और चर्चा सत्र है। इसमें निर्णय जो लिए जाएंगे वो सामूहिक रूप से होंगे, और फिर उनका किस तरह से पालन करना है वो एक प्लानिंग अलग होगी। लेकिन अभी यहाँ जितने स्नातक बैठे, इनके मन में जो भी विचार आए वो अपना विचार यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पहले अतीत की बात कर लूं। आदरणीय भाई साहब कमलांकुर जी उस बात को बता चुके हैं कि गुरुनाम गुरु जिन्हें कहा जाता है पंडित गोपाल दास जी बरैया, क्योंकि यदि देश में मुरैना का नाम अगर कहीं लिया जाता है तो वो विद्यालय के कारण लिया जाता है, और विद्यालय अगर किसी के कारण था तो वो गुरुनाम गुरु गोपाल दास जी बरैया के कारण से था। एक व्यक्ति गोपाल दास जी बरैया का जन्म 1866 में हुआ था। 1866 में बरैया जी का जन्म हुआ था, और 1917 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो लगभग 51 वर्ष के छोटे से जीवन काल में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि जिनको आज हम 121 वर्ष के बाद भी उनको याद कर रहे हैं, उनके विद्यालय की स्थापना को। तो कहीं ना कहीं उनका समर्पण कुछ अलग रहा होगा। और माता जी एक बात और ध्यान दिलानी है, यहाँ इस विद्यालय का नाम गोपाल दास जो सिद्धांत महाविद्यालय है, ये नामकरण बरैया जी ने नहीं किया था। 1902 से लेकर के 1917 तक इस विद्यालय का नाम केवल जैन सिद्धांत पाठशाला ये रहा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी निष्प्रहता क्या होगी कि उन्होंने इस विद्यालय को अपना नाम भी नहीं दिया था। जब बच्चे आते थे और कहते थे कि हमें पढ़ना है, तो विद्यालय के पास भवन नहीं था, अपने घर ले जाते थे। और जो पंडितानी जी थी वो भोजन बनाती थी, जैसी भी थी, स्वभाव की कर्कश थी, लेकिन विद्यार्थी कहते थे कि माँ जी के हाथ की बनी रोटी बहुत अच्छी लगती थी। तो उन मातृकल्पा जो सबकी थी, उन्होंने वात्सल्य से बच्चों को भोजन कराया, और धीरे धीरे विद्यालय का भवन बना, और देश के कोने कोने से बच्चों ने आकर के वहाँ पे जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके चोटी के विद्वान बने। केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूरब भारत में, भारत के चारों कोनों में। और एक समय था जब ये कहा जाता था कि अगर आपने विद्यालय, मुरैना विद्यालय में अध्ययन नहीं किया है तो आप विद्वान नहीं हैं। उस समय विद्यालय में अध्ययन करने वाले को ही विद्वान माना जाता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे सन्मार्ग दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सुमति सागर जी महाराज, और भी संत परंपरा जो वर्तमान में रही है, चिन्मय सागर, पावन सागर, अनेक साधुओं ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, इन्होंने वहां अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद, क्योंकि एक ये भी विधा है विद्या अध्ययन कराने की कि शास्त्र तो पढ़ ले विद्वान, लेकिन उसके अंदर में चारित्र नहीं आता है, दीक्षा नहीं लेना चाहता है, वैराग्य नहीं आता है, तो ऐसी शिक्षा निरर्थक है। क्योंकि या तो वह संत बने या फिर संत चरणों में श्रद्धा रखे,
तो उसका ज्ञान सार्थक है, अन्यथा उसका ज्ञान निरर्थक है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाती है। तो ये एक परंपरा थी और विद्यालय की जो एक प्रणाली थी कि वहाँ पहले मध्यमा, फिर उसके बाद उत्तर मध्यमा, शास्त्री जिसको आज हम ग्रेजुएशन कहते हैं, आचार्य जिसको एमए कहते हैं, ये एक पूरा शास्त्रीय प्रणाली से वहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। फिर समय परिवर्तित हुआ धीरे धीरे और हम वर्तमान की ओर आए। 1917 में जब गुरुनाम गुरु गोपाल दास जी बरैया का निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ, उसके बाद सर सेठ हुकुमचंद जी उन्होंने कहा कि आज हम पंडित जी को और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पंडित जी की स्मृति में इस विद्यालय का नाम आज से श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय रख दिया जाता है। और उस परंपरा को हमारे पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री ने, पंडित सुमत चंद जी शास्त्री ने, पंडित बालमुकुंद जी शास्त्री ने, और फिर जो हमारी पीढ़ी हुई जिसमें हमारे गुरुजी डॉक्टर हरिश्चंद्र जी शास्त्री, पंडित महेंद्र कुमार जी व्याकरणाचार्य, पंडित दीवान जी, इन्होंने इसको अपने एक तरह से कहना चाहिए परिवार का अंग माना विद्यालय। ये कभी नहीं कहते थे कि 9 बजे घड़ी हुई है तो 9 बजे जाएंगे, जैसे आज हम शासकीय सेवा में हैं तो 9 बजे जाते हैं और अपने 4 बजे 5 बजे घर आ जाते, लेकिन इनके लिए विद्यालय 24 घंटे का विद्यालय था। ये रात्रि में भी हमें देखने आते थे। बालमुकुंद जी शास्त्री प्रातः 5 बजे आकर के उठाते थे, चलो उठो, और आपको बताऊं वे विद्यालय से वेतन भी नहीं लेते थे, ऐसी सेवा इन लोगों ने दी। तो अब ना तो ऐसा समर्पण दिखाई देता है, ना ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं। तो धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि विद्यालय से छात्र हटते गए, और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये माना गया कि आज के बच्चे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, धर्म पढ़ना नहीं चाहते हैं, सबको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। इसलिए विद्यालय धीरे धीरे, हमारे जैसे गुरुजी रिटायर्ड हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक काम ये किया कि वहाँ जो भी पद सरकार ने दिए थे वो पद इनके रिटायरमेंट के साथ ही समाप्त हो गए। अब नए पदों का वहाँ कोई सृजन नहीं हो रहा है, सरकार कोई पद नहीं ला रही है, तो वहाँ शासन कोई वेतन नहीं दे रहा है, इसलिए 5 पद थे, 5 पद समाप्त हो गए। अब समस्या आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। मुरैना की समाज ने 100 वर्षों तक जो उत्तरदायित्व निभाया, अब ये धर्म संकट भी है कि अब क्या किया जाए। तो वर्तमान परिस्थिति तो ये है। अब ऐसे में हमें एक आशा की किरण दिखी कि माता जी ने एक दृष्टि डाली कि इतना जो जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है वो विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, और उसमें छात्र आए, पढ़ें और पढ़ करके अपने भविष्य का निर्माण करें। मैं बताता हूं, अगर मुरैना विद्यालय नहीं होता तो समाज की भी ये स्थिति आज हमें जो दिख रही है। समाज में विद्वानों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनवाणी की रक्षा के लिए, आचरण की रक्षा के लिए, संस्कारों की सुरक्षा के लिए, और समाज को अगर कोई दिशा दे सकते हैं तो विद्वान दे सकते हैं, और वो कमी आज हमें दिखाई दे रही है क्योंकि आज विद्वानों का अभाव सा हो रहा है। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो हमें एक चीज ये दिखाई देती है कि अब 2 तरह के विद्यालय चल रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा तो हम आधुनिक दें, मॉडर्न एजुकेशन दें, सीबीएसई पाठ्यक्रम से पढ़ाएं, आईसीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाएं, और बीच में साथ में एक उनको धर्म भी पढ़ाएं। छह ढाला है, रत्नकंड श्रावकाचार है, मोक्ष शास्त्र है, 1 साल में एक शास्त्र भी पढ़ाएं। और दूसरी पद्धति ये चल रही है कि जो पुरानी पद्धति थी, बच्चों को शास्त्री आचार्य की जो प्राचीन शिक्षा है वो शिक्षा दें, और इसके साथ में कंप्यूटर आदि मॉडर्न एजुकेशन दे दें। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि ये दोनों तरह की पद्धतियां वर्तमान में भी चल रही हैं। परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर महाराज जो विद्यालय चला रहे हैं सांगानेर जयपुर में, जिसमें लगभग आज 500 छात्र, अभी इस वर्ष 450 विद्यार्थी अभी अध्ययन कर रहे हैं, वे पूरी प्राचीन पद्धति से कर रहे हैं। वे मध्यमा, शास्त्री, आचार्य इस पद्धति से पढ़ रहे हैं। दूसरा, वहां पर उन्होंने बालिकाओं के लिए भी विद्यालय खोल दिया, और माताजी बड़ा सुखद आश्चर्य है कि लगभग 250 बालिकाएं उस विद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया है, वो भी मध्यमा, शास्त्री, आचार्य की जो पद्धति है उससे पढ़ रही हैं। तीसरा, भोपाल में जो हमारे टोडरमल स्मारक का जो एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से वहां एक विद्यालय खुला,
वहां पर भी लगभग 100 विद्यार्थी प्राचीन पद्धति से पढ़ रहे हैं। एक ये है। दूसरा, मथुरा में चल रहा है जो आधुनिक पद्धति से चल रहा है। वहां बच्चे बीकॉम, बीए, एमए ये करते हैं और साथ में धर्म भी पढ़ते हैं। इसी तरह का एक विद्यालय हैदराबाद में भी चल रहा है जहां पर बच्चे सीए की तैयारी करने जाते हैं, कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम वगैरह पढ़ते हैं और साथ में वो धर्म भी पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये उत्तरदायित्व या निर्णय लेने का समय है कि हमें किस दिशा में जाना है और हमें इस विद्यालय के भविष्य को किस ओर ले जाना है, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। कोई सोचता हो कि ये एक व्यक्ति के बस का काम है, तो मैं कहता हूं कि गोपाल दास बरैया तो कोई 100-200 साल में एक आध कोई उत्पन्न होते हैं जो ऐसे काम कर पाते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, आज पूरी समाज मिलकर के उन कामों को आगे नहीं बढ़ा पा रही। इसलिए हम इसको एक टीम वर्क में लें कि एक सामूहिक कार्य है। और हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमें माताजी जैसी आज देश में अगर प्रभावना के क्षेत्र में देखें तो जहाजपुर एक आदर्श क्षेत्र बन चुका है कि जहाजपुर का सब नाम लेते हैं कि अगर आपको कोई व्यवस्थाएं देखनी है, मैनेजमेंट देखना है, तो आप जहाजपुर का देखो। तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर हमने नेतृत्व लिया है तो सबसे पहला जो निर्णय है वो ये है कि विद्यालय को हम किस पद्धति पर चलाना चाहते हैं। हमें प्राचीन पद्धति पर चलाना है या हमें इसके साथ में मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके साथ धर्म को पढ़ाते हुए चलाना है। ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, निर्णय तो सबको समग्रता से लेना है। अब इसमें मेरा जो व्यक्तिगत विचार तो ये है कि इस विद्यालय को जो गोपाल दास जी बरैया ने स्वरूप दिया था उसी स्वरूप में जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ चलाना चाहते हैं तो मेरी जो अनुभव और समझ ये कहती है, अभी तक कि मेरे पास बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन जितना मैंने विद्यालयों को देखा और समझा है, आज की एजुकेशन बहुमुखी नहीं है। आप उसको अगर अंग्रेजी में बोलें तो कि आज का जो युग है इसमें मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन की हम बात नहीं कर सकते कि उसको हम शास्त्रों में भी निष्णात कर दें और आईटी में, मॉडर्न एजुकेशन में भी निष्णात कर दें, ये मुझे संभव नहीं लगता। हाँ, थोड़ा उसके जीवन में सुधार करना है, संस्कार लाना है, तो उसको हम धार्मिक शिक्षा से जोड़ सकते हैं कि 24 घंटे में उसका हम आधा 1 घंटा ले सकते हैं। लेकिन अगर विद्वान तैयार करना है तो वो विधा एक अलग है, और अगर मॉडर्न एजुकेशन देनी है तो वो विधा अलग है। दोनों का मिश्रण करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त मेरे हिसाब से वैसा नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए। तो ये जो गोपाल दास जी बरैया जी की इतनी बड़ी विरासत है, इसको अगर हमें लक्ष्य तक ले जाना है तो उसी जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। और अधिकांश विद्यालयों ने एक काम किया है कि उन्होंने जो वरिष्ठ विद्वान थे रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर चले गए। जैसे डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर, उनको सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि आप किसी भी कंडीशन पर आइए, आप विद्यालय में रहिए और इसके आप डायरेक्टर बन जाइए, आगे का काम आप करेंगे और मेरा आशीर्वाद करेगा। तो बिना बड़े विद्वानों के ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या कार्य योजना हो, आगे कैसे विद्वान समाज को चाहिए, क्योंकि अगर आप विद्यालय को प्राचीन पद्धति से चलाना चाहते हैं तो वो बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। मैं यहाँ माताजी के सामने खड़ा हूँ और माताजी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, और जो मैं बोल रहा हूँ इतनी साहस मुझे उन्हीं ने दिया है। नहीं तो मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं, मैं कह के बैठ जाता, लेकिन मेरे मन में आया कि जब आप 500 किलोमीटर से आते हैं तो माताजी जो बात सुनना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, वो बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और निर्णय करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जो निर्णय हो वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। तो प्राचीन पद्धति से विद्यालय चलाना बहुत कठिन कार्य है, वो सरल कार्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आधुनिक पद्धति में जाएंगे तो थोड़ी सरलता हमें मिलेगी। आज किसी भी माता पिता से आप पूछो आप अपने बच्चे को क्या
पुरानी शिक्षा देना चाहते तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को शास्त्री और मध्यमा ये नहीं पढ़ाना चाहते। और मेरे माता पिता ने भी मुझे शास्त्री बनने के लिए नहीं भेजा था। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय शिक्षा के केंद्र नहीं थे। पहले एक बड़े भाई पढ़ने के लिए आते थे, फिर छोटा भाई पढ़ने के लिए आता था और उसके बाद उसका छोटा भाई पढ़ने आता था। तो ये विद्यालय पूरा परिवार का संरक्षक बन जाता था। ये परंपरा लगभग सबकी रही। मेरे बड़े भाई पढ़े, मेरा छोटा भाई पढ़ा, इस तरह से। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन ये समस्या बरैया जी के सामने भी थी। जब बरैया जी से किसी ने कहा कि आप विद्यालय खोल लो, तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें, माताजी वो कहते थे, हम बनारस की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की जो किताब चलती है वो किताब भी हम यहाँ के पाठ्यक्रम में नहीं लगाएंगे। हम यहाँ केवल जैन आचार्य के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ ही पढ़वाएंगे। वो तो इतने रिजिड थे अपनी बात पर। लेकिन चलिए ठीक है, अगर हम जैन दर्शन, धर्म दर्शन, संस्कृत की एक शाखा के रूप में विद्यालय का विकास करते हैं तो वो एक बरैया जी के चरणों में हमारा बहुत बड़ा कृतज्ञता का दीपक होगा जो हम उनके चरणों में जलाएंगे। और दूसरा, अगर हम इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ लेकर के चलते हैं तो भी मुझसे जो बनेगा, मैं दोनों ही परिस्थितियों में मन से, वचन से, काय से, तन मन धन से सदैव समर्पित रहूंगा। और बाकी जो हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं वो इस पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये व्यक्तिगत संस्था किसी की नहीं है। हमारे आदरणीय भंडारी जी बैठे हैं, प्रबंधन में हैं। ये संस्था विरासत है, ना आपकी है, ना हमारी है, ना किसी व्यक्ति विशेष। ये सैकड़ों वर्षों की विरासत है। इसमें एक छोटे से आदमी ने, जो 2 समय का भोजन जिसके पास नहीं है, उसने भी अपना रुपया दान किया है। और इसमें उस व्यक्ति ने भी दान किया जो करोड़पति था उस समय के। सबका द्रव्य इसमें लगा हुआ है। तो इस विरासत को हम कैसे संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं? अगर ये उत्तरदायित्व हम निभा सकते हैं तो निभाएं। और अन्यथा जिस रूप में ये रहेगा, जिस रूप में सबकी सहमति बनेगी, तो उसमें मेरी भी सहमति है। और मैं बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ, क्षमा भाव के साथ अपनी बात को यहीं विराम दूंगा कि जो हमारा अतीत था वैसा वर्तमान नहीं है, लेकिन भविष्य वैसा अगर बनेगा तो हमें भी गौरव की अनुभूति होती है। क्योंकि आज हम अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब कोई हमसे पूछता है कि आपका विद्यालय कैसा चल रहा है तो हमारे पास उत्तर नहीं रहता है, क्योंकि विद्यालय की स्थिति वैसी नहीं है कि हम बता सकें। तो हमारी सुख सुविधाएं हमें नगण्य लगती हैं, लगता कि हमने कुछ नहीं किया। चाहे कमलांकुर जी भाई साहब हों, चाहे मैं हूं, चाहे गुरुजी या हमारे और विद्यार्थी, सबको ये लगता है। तो इसी भावना से हम यहाँ माता जी के चरणों में आए हैं, सिद्ध भूमि पर अनंतानंद सिद्धों को प्रणाम करते हुए। क्योंकि आज हम कहने नहीं आए हैं, हम तो माता जी को सुनने और माता जी जो आज्ञा दें उसके पालन करने की भावना से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी के साथ समय को बचाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदना माता जी। तो मैंने अभी कुछ सुना, जिस विद्यालय की बात हो रही है कि 121 साल पुराना विद्यालय, और उनके यहाँ सभी निकले हुए विद्यार्थी और शास्त्री जी, गुरु जी, जिनके बारे में यहाँ पर अभी बहुत कुछ इतना अच्छा सुनने को मिला है। तो मैं भी यहाँ बैठे बैठे परिकल्पना कर रहा था कि उस विद्यालय की शुरुआत और उसका अतीत कैसा होगा कि जिसने पूरे देश में ऐसे महान विद्वान निकाले हैं। मैं सर्वप्रथम माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, माता जी आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया है कि आपने ऐसे विद्यालय को अपने हाथ में लिया है जिसने हमारी जैन संस्कृति को विद्यमान रखा है और आगे बढ़ाया है। अभी मैं हमारे पंकज जी, जो कि इंदौर में शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर है, उनको सुना। मैं बहुत कम समय में यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ कि जो चर्चा चल रही है कि हम पुरानी पद्धति से विद्यालय को जीवंत करें या उसमें आधुनिकता का समावेश करें। किसी भी
यहाँ कमेटी बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, आप पूरा देख रहे हैं। मैं भी पिछले 18 साल से जो आधुनिक शिक्षा है उसमें अपना काम कर रहा हूँ, प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ। और आधुनिक शिक्षा में मैंने अपने आप को बीकॉम, एमकॉम, LLB, MPhil और PhD में भी डॉक्टर आकाश जैन PhD की हुई है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद जो मेरा अनुभव है कि किसी भी संस्था को अगर जीवंत रखना है, किसी भी संस्था को अगर कुशल प्रशासन के साथ आगे बढ़ाना है, तो 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1, एक अच्छा प्रबंधन। नंबर 2, कुशल शिक्षक। नंबर 3, उसमें बहुत अच्छा संसाधन। और नंबर 4, वहाँ पर बच्चों का होना। ये 4 चीज़ें अगर किसी भी संस्था में होती है कि अगर बच्चे हैं, अच्छा संसाधन है, कुशल शिक्षक है और वहाँ का प्रबंधन बहुत अच्छा है, तो कोई भी संस्था कभी भी बंद नहीं होती है। हमारा जो इतनी पुरानी संस्था है, इनमें हो सकता है कि चारों चीज़ों की समस्या हो, प्रबंधन का अभाव हो, कुशल शिक्षकों की कमी हो, अच्छा संसाधन नहीं हो, और अगर ये तीनों चीज़ें हट जाती है तो फिर वहाँ से बच्चों का आना भी बंद हो जाता है। आज माता जी जो मुरैना की बात चल रही है, ये केवल मुरैना तक सीमित नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आप कहीं भी चले जाओ, हमारे समाज के कई सौ स्कूल बंद होने की कगार पर है। कारण कुशल प्रबंधन नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है और अच्छे शिक्षकों का अभाव है। तीनों चीज़ें हटोगी, बच्चे आना बंद हो जाएंगे। यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हम हमारे समाज के स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाएं तो वो चीज़ें वहाँ पर उन्हें मिले। अगर ये चीज़ जानना है तो आप देखिए, जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं वहाँ क्या है? वहाँ सब बड़े बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे संसाधन है, तो वहाँ पर बच्चे चले जाते हैं और हमारी संस्थाओं में नहीं आते हैं। आज आवश्यकता क्या है? शिक्षा के साथ संस्कार, करियर के साथ कैरेक्टर और आध्यात्मिकता को हमें आधुनिकता के साथ उसका समावेश करना पड़ेगा। क्योंकि हम बात बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बात आएगी तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। आज करियर के साथ कैरेक्टर का अभाव है। पंकज जी ने भी एक बात कही थी कि बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को भेजना नहीं चाहते, तो अभी हमें इस बात पर सोचना होगा कि हम ऐसा वहाँ क्या दें कि बच्चों के पालक अपने बच्चों को दौड़ दौड़ के भेजें। और वो क्या होगा कि हमें बच्चों को करियर के साथ कैरेक्टर देना होगा, शिक्षा के साथ संस्कार देना होगा। पुरानी पीढ़ी यहाँ जो बैठी है उन्होंने तो सब कर लिया। आज अगर आप बच्चों को केवल धर्म की शिक्षा देंगे तो फिर उन बच्चों के पेरेंट्स या वो बच्चे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? हमें बच्चों को जो हमारा आध्यात्म है उसे आधुनिकता के साथ जोड़ना होगा कि बच्चों को हम धर्म भी सिखाएं और साथ में उन्हें इतनी शिक्षा दे दें कि वे अपना जीवन यापन भी कर सके। मैं अभी यहाँ 20 दिन पहले आया था पंडित जी के साथ। माता जी से मेरे पहली बार माता जी के जीवन में दर्शन किए, खूब सुना, स्वस्ति भूषण माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी, और इन माता जी के प्रति दिमाग में एक धारणा थी। मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, प्रबंधन हम पढ़ाते हैं, तो हम एक बात बोलते हैं, रचनात्मकता के साथ जब नवाचार होता है तो अनुसंधान हो जाता है। क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन दोनों को मिला दो तो इन्वेंशन होता है। ये करना माता जी के, कहीं भी देखो आप, माता जी हमेशा रचनात्मकता करती है और उसके साथ इनोवेशन कर देती है। तो उस दिन पंडित जी ने जब कहा कि मुरैना स्कूल, और माता जी के कमरे में एक स्कूल का प्रोस्पेक्टस रखा हुआ था, वो मैंने देखा। देखते से मेरे मन में आया कि वास्तव में माता जी ने चीज़ रखी है अपने हाथ में, तो ये कुछ नया होगा। और आज यहाँ से अगर मुरैना से इस नए की शुरुआत होती है तो ये पूरे देश में फैलेगा। क्योंकि आज सच में हमारी समाज को एक ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, केवल मुरैना में नहीं है, पूरे देश में है। आज हमारे शिक्षा के जैन समाज
आज बताइए सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास, सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं और सबसे ज़्यादा स्कूलों में फीस भी हम देते हैं। आज हमारे बच्चे डीपीएस इंटरनेशनल ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ से क्या सीख के आते हैं, और सफलता का परसेंटेज केवल कितना है, 2%। 2% बच्चे सफल हो रहे हैं। माता जी ने सुबह शंका समाधान में कहा था हर बच्चा सीए बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आवश्यकता है, बस मैंने भी माता जी से कहा था जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं, माता जी चूँकि मैं आधुनिक शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैंने बहुत कुछ इसमें नयापन लाने की कोशिश की है। क्योंकि जैसा पंडित जी बता रहे थे, आज समस्या क्या है, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, उसके बड़े बड़े सपने। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा विद्वान बने, मेरा बना शिक्षक बने। नहीं पता। मुझे 12 साल में कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है। हम बच्चों से हाथ खड़ा करवाते थे, बताइए आपको क्या बनना है। शिक्षक और विद्वान को छोड़ के हर कोई बच्चा सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन ये दो कोई नहीं बनना चाहता। अब आप देखिए समाज की विडंबना, इन शिक्षक ही एक अच्छा आईएएस बना सकता है, शिक्षक ही एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, शिक्षक ही एक अच्छा शिक्षक बनाता है, लेकिन शिक्षक बनना कोई नहीं चाहता। तो आज आवश्यकता है कि हम ऐसी संस्थाएं खड़ी करें। और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि हम ऐसा क्या करें, मुरैना से शुरुआत है, वहाँ पर एक महाविद्यालय है और एक विद्यालय है। माता जी ने विद्यालय खोल दिया, अब उस विद्यालय में हम क्या करें। तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि हम विद्यालय में केवल और केवल प्रारंभ में बच्चों को 6th क्लास से, 6th क्लास मतलब जैसे ही वो 5th क्लास करें और 6th क्लास से उनके अंदर 2 चीज़ें डेवलप कर दें कि एक तो उनको करियर के लिए वहीं से आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, डॉक्टर, इंजीनियर 6th क्लास से उनके अंदर ये चीज़ डेवलप करें। और दूसरा जो पंडित जी ने कहा कि एक सिलेबस डालें, उससे क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कि एक स्कूल ऐसा है जो करियर के साथ कैरेक्टर देता है, जो शिक्षा के साथ संस्कार देता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छे टीचर, देखिए शिक्षा देना और शिक्षित करना दोनों बातें अलग अलग होती है। किसी भी संस्था को अगर खड़ा करना है तो वहाँ पर अच्छे टीचरों की आवश्यकता नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना अच्छे शिक्षक के आप शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा सकते। संसाधन के लिए माता जी बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी बताया कि बहुत बड़ा खर्चा माता जी ने वहाँ कर दिया है। और हमारा 4 चीज़ों पे काम होना चाहिए। अच्छा प्रबंधन, क्योंकि देखिए किसी भी संस्था को अगर खड़ा करना है तो वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का निर्देशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कुशल शिक्षक और अच्छे रिसोर्सेज, बच्चे ऑटोमेटिक दौड़ के आएंगे, आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों को इकट्ठा करने की। और लास्ट में बस यही बात कहूँगा कि मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, ईसाई कम्युनिटी, कितने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल उनके चलते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा कि वो क्या करते हैं कि इतने बड़े बड़े स्कूल खड़े हो जाते हैं। वो 2 काम करते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा जिनको हम बोलते हैं पढ़ाने वाली सिस्टर, नन, फादर, वो उनको तैयार करते हैं और उनकी एक पूरी टीम बनाकर वो उनके स्कूलों का प्रचार करते हैं। आज पूरे भारत देश में आप देख लो उनका कितना बड़ा नेटवर्क है। और हम लोग, हमारी बनी हुई संस्थाएं हम खत्म करते जा रहे हैं। ये तो माता जी ने मुरैना के स्कूल को संभाल लिया, नहीं तो जो मैं अभी देख रहा हूँ स्थिति, 15 साल से कोई विद्वान नहीं निकला है। जिस संस्था का प्रिंसिपल गवर्नमेंट का हो, 5 टीचर गवर्नमेंट के अपॉइंटी हो और उनको पैसा मिलता हो, वो संस्था हमारी बंद हो गई। अब हम वापस कितने प्रयास कर लें, हम वापस गवर्नमेंट से उन 5 टीचरों की तनख्वाह चालू नहीं करा सकते, क्योंकि जो चल रहा था वो बंद हो गया। कोई बात नहीं, माता जी हैं। आज मैं चूँकि यहाँ पर मुझे पंडित जी ने बुलाया, माता जी का आशीर्वाद मिला, माता जी मैं आज यहाँ पर आपके श्री चरणों में यही बोल रहा हूँ कि मुरैना स्कूल के लिए या आप किसी भी संस्था के लिए जहाँ भी मेरी आवश्यकता लगे आप बोलेंगे। मैं बहुत अच्छा एकेडमिक प्लानर हूँ, बहुत अच्छा सिलेबस प्लान करता हूँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्रामर हूँ, टीचर्स को ट्रेन करता हूँ कि कैसे आपको टीचिंग करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और स्कूल मैनेजमेंट
का पूरा प्लान तैयार करता हूं कि स्कूल को कैसे मैनेज किया जाए, किन किन चीज़ों को हम ध्यान रखें, क्योंकि समय का अभाव है, माता जी को सुनना है। ये बातें जब भी कहीं भी मेरी आवश्यकता लगेगी, मैंने पंडित जी को अपनी स्वीकृति दी है और माता जी के श्री चरणों में भी निवेदन है। और पुनः एक बार माता जी, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि मंदिर बनाना, भगवान को स्थापित करना, ये काम तो है ही, लेकिन आपने एक ऐसा काम आप हाथ में लिया है जो हमारी संस्कृति को संरक्षित करेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को एक संबल देगा और जो हम भटक रहे हैं उस भटकाव को रोकेगा। बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय। समाज में विद्वानों की आवश्यकता है। यदि हम उस विद्यालय को पूर्ण रूप से भौतिकता की ओर ले जाएंगे तो समाज में मैं समझता हूँ कि आगामी समय में विद्वानों का अभाव होता चला जाएगा। ये हमारा आप सभी का कर्तव्य है कि आज भी आप देखिए कि जो सांगानेर का जो विद्यालय है कि वहाँ पर संस्कृत के माध्यम से बहुत से छात्र लाभान्वित हो रहे हैं और आज बड़े बड़े उच्च पदों पर और अच्छे अच्छे वेतन के रूप में कहें या यूँ कहा जाए कि अच्छे अच्छे विद्वानों के रूप में भी उनको जाना जा रहा है। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जो प्राचीन संस्था है, चाहे उसमें 10 छात्र ही क्यों ना रहें, लेकिन गुरुकुल की जो पद्धति है, संस्कृत की जो पद्धति है और संस्कृति की जो पद्धति है वह संचालित रहे, तो ऐसा हमारा अपना भाव है। क्योंकि आधुनिकता की ओर तो हम कितने भी विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुनाम गुरु गोपाल दास जी बरैया का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेकर के हम यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उस कार्य में आगे बढ़ने का और प्रयास करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ में मैं अंत में यही कहूँगा, जो उसकी संस्कृति बचाने की बात है, चाहे 10 विद्यार्थी क्यों ना पढ़ने के लिए आएँ, लेकिन हमें जो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से जिसको पढ़ने की इच्छा होगी वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्री बनेंगे, विद्वान बनेंगे। जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी वो अपनी आधुनिकता के विद्यालयों में ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, वह पढ़ रहे हैं और आगे भी अपना वर्चस्व रखेंगे। तो प्राचीन पद्धति को हम सभी समाप्त नहीं करें या उसको गौण नहीं करें, उसको भी साथ में कैसे चलाया जा सकता है उस भावना पर विचार करें, उस बात पर विचार करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ इति ओम नमः। लगभग मुरैना भी छोड़ चुके हैं। अब जो आशाएं हैं हमारे चक्रेश जी से हैं, पंडित साहब जी से। पंडित चक्रेश जी यहाँ पर आए और उनकी क्या योजना है, आगामी क्या करना चाहते हैं और उनकी क्या इच्छा है। जो भी उनकी इच्छा हो, समाज का कर्तव्य और हम जितने स्नातक हैं सबका कर्तव्य है कि वहाँ पर जो भी टीचर रहें, जो भी पढ़ाने वाले विद्वान रहें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए। उन्हें कभी कभी किसी आर्थिक तंगी तो कभी आना ही नहीं चाहिए विद्वान के जीवन में, तभी वो समर्पित होकर के कार्य कर सकते हैं। ऐसे श्री चक्रेश भैया जी, चक्रेश पंडित जी। चिंतनीय विषय हुआ है, जैसा कि नाम के अनुसार संरक्षण करने का सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय, इस नाम का संरक्षण करने का अति प्राचीन सबको पता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमसे कई गुना आप सबको ज़्यादा पता है, क्योंकि मुझे तो अभी 1 ही वर्ष हुआ है, वो आप लोग 5-5, 7-7, 10-10 वर्ष संस्था में अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन हमें संरक्षण करना अति आवश्यक है, और संरक्षण संस्कृति का, और जब हम संस्कृति का संरक्षण करेंगे तभी हमारा सिद्धांत संस्कृत विद्यालय होगा। बात आती है, हर एक की अपेक्षाएं होती हैं और हर एक का समय बदलता है। जैसे ग्रह नक्षत्र बदलते, मनुष्य का भाग बदलता है, ऐसे भूमि भवन आत्यादिक के सभी का समय बदलता है। महानुभाव, कोरोना के दौरान सबकी स्थिति दर समय अवसर परिवर्तनशील हुई है, विद्यालय की भी हुई। पहले तो विद्यालय को शासकीय शिक्षण साधन थे। एक कहने का तात्पर्य, पंडित जी वगैरह जो थे उनके लिए शासन वेतनमान दिया करता था, और जब शासन से मिलता तो स्वतंत्र था। लेकिन जो अब वो शासन ने समाप्त कर दिया, हम सबको भार उठाना है। और भार कैसे उठाएंगे?
उसके बारे में सोच कर समझ कर चल करके महानुभाव तो संस्कृति को हमें रखना है। और मेरा इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सुझाव है। संस्कार जैसे 6वीं क्लास से हम दे रहे हैं वो संस्कार रहें। अब संस्कृति की यानी संस्कृत शिक्षा के लिए हमें कदम बढ़ाना है, शास्त्रीय आचार्य डिग्री दिलाना है। तो हम 10वीं क्लास के बाद उत्तर मध्यमा से इसको प्रारंभ कर दें। अगर आप प्रारंभ से शुरू संस्कृत विद्या 6वीं से पढ़ाएंगे तो मुझे एक बात याद आती है। मैं छोटा ही था, सन 82 में सिद्धचेता हारजी में महामस्तक का अभिषेक शांतराम भगवान का हुआ था। रात्रि में सभा चल रही थी, वहाँ भी 1936 का संस्कृत विद्यालय चल रहा है। सभा चल रही थी जिसमें प्रतिष्ठा महा पंडित गुलाब चंद जी पुष्प थे, सुखानंद जी बड़माड़ी थे और भी विद्वान थे। जब विद्यालय की बात चली, वो चलने के बाद में कहा कि भाई संस्कृत का संरक्षण कैसे हो, कौन पढ़ाएगा। वो एक नहीं अनेक विद्वान बैठे, तो विद्वान बैठने के बाद में कहा कि संकल्प लो कि मैं अपने बेटे को संस्कृत का और संस्कार शिक्षण कराऊंगा। हाथ ऊपर उठाइए, कौन कौन उठाता है। जब ये बात आई तो एक दूसरे की ओर सभी विद्वान देखने लगे, कोई आगे नहीं आया। जिसमें प्रमुख पंडित प्रतिष्ठा में गुलाब चंद जी पुष्प थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, बोले मेरे एक नहीं दो नहीं 6 पुत्र हैं और 6 पुत्रों में 5 सर्विस कर रहे हैं। एक पुत्र भी जो है वो भी जो है सर्विस में जा रहा है, लेकिन मैं उस पुत्र को समाज की सेवा के लिए और संस्कृत की संरक्षण के लिए प्रदान करूंगा। जो कि उनके सबसे छोटे पुत्र रहे जय कुमार जी निशांत। सन 82 की बात कर रहा हूँ। मुझे भी इसी प्रकार से जैसे गुलाब चंद जी पुष्प ने कुछ करके दिखाया, सोचा वैसे मुझे भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि हमारे एक नहीं 2 2 3 3 4 4 पुत्र हैं या एक भी है, तो हम समाज को धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। हमें जो हम आधुनिकता की ओर यानी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस बात को हमें सोचना पड़ेगा। कुछ भी पढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारा संस्कार हमारे पुत्र के अंदर होना चाहिए, संस्कृति होना चाहिए। वो उसके आत्महित करके भी है, वो आत्महित करके साथ साथ में माता पिता की सेवा के लिए भी है। नहीं तो ये परंपरा हम सुनते रहते भैया, क्या सुनते रहते, एक बेटा है अमेरिका में, माता पिता यहाँ है। और ये अब सुनने को ज्यादा मिलने लगा, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी हो गई। अब घर में कौन रहेंगे बुढ़ापे में, बेटा तो बाहर, बहू बाहर है। अब तो हम दोनों ही रहेंगे पति पत्नी, मकान बने है, सब कुछ रहे। लेकिन हमारा कहना है महानुभाव, हम जैसे विद्वान हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए जानकार होते हुए और अपनी वचना में तेनी वाणी से बोलते हुए कि संस्कृति और संस्कृत का संरक्षण होना चाहिए, और हम अपने बेटे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे, साधन होते हुए भी, तो हो सकता है कि हमारे लिए इससे बड़ी कौन बात हो सकती है। हमें चाहिए कि हम संस्कृति की पहचान करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो है संस्कृत और संस्कृति से जोड़ें। पूज्य माता श्री का आगमन मुरैना में पंचकल्याण के निमित्त से हुआ। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक पंचकल्याण हुआ, लेकिन निमित्त ऐसा बना, माता जी की दृष्टि विद्यालय की ओर गई और पूज्य माता जी का आशीर्वाद विद्यालय के लिए संपूर्ण रूप से मिला। ऐसा आशीर्वाद मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसा समर्पण नहीं देखा, ऐसा अतिशय नहीं देखा। आप कहें कैसे, फरवरी से कार्य शुरू हुआ और फरवरी से कार्य शुरू होने के बाद में जो है आज यानी 5 जुलाई को एक नए स्कूल का उद्घाटन हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ, जिस स्कूल में लगभग 100 छात्रों के एडमिशन हो चुके हैं। शिक्षक की बात आई, अभी हमारे पंडित साहब ने कहा था उच्च शिक्षक, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं उनके सामने पहुंचता हूं, उन शिक्षकों के सामने, तो मुझे अपने आप में अपना भान भूल जाता है कि मैंने भी शास्त्रीय आचार्य किया है, मैं भी एक विद्यालय का प्राचार्य। यानी बोलने में कुशल, पढ़ाने में कुशल और व्यवहार में कुशल, चारित्र में कुशल, ऐसे नहीं ऐसा सेवा भावी के पूछो नहीं। हम अपने बच्चों से पूछते, बेटे तो बताओ आपके लिए स्कूल कैसा लगा। तो एक लड़का मुजफ्फरनगर, दिल्ली से आगे मुजफ्फरनगर का है पंडित साहब, वो पढ़ता है, तो वो ये कहता है पंडित साहब हमसे बोलता है गुरुजी
हम अपने घर को और परिवार को भूल गए। इतना अच्छा व्यवहार लगता है यहाँ पे मेमो का कि इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाते कि कुछ कह नहीं सकते, यानी तारीफ करते हैं। मुजफ्फरनगर छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है उत्तर प्रदेश की, लेकिन उसको भूल जाता है। एक बच्चा हमारे यहाँ पर जो है विजयनगर इंदौर से, तो हमारी कहने का तात्पर्य स्कूल में शिक्षा भी अच्छी है, आधुनिक तौर से है, और संस्कृति की संरक्षण के लिए अपना गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय जो है उसी नाम को धीरे धीरे आप सबका सहयोग रहा, तो माता जी का आशीर्वाद रहा, तो जैसे पुनः देखा जाता था उसी तरह से पुनः उस ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। महानुभाव, विद्या स्कूल में जो पेयर प्रार्थना होती है, जहाँ एक जैन समाज के तो बच्चे ही अजैन हैं, नमोकार मंद, माता जी का जयकारा, अपने जैन धर्म की शिक्षा, जैसे कि बताए कि नैतिक शिक्षा के अनुसार एक किताब एक पाठ होना चाहिए, वो भी पीरियड उसमें पढ़ाया जा रहा है। जैनों को तो पढ़ाई जा रहा है कायदे से, पूजन पाठ विधि विधान। वर्तमान में मैं आपको बता दूं, छात्रावास में 35 छात्र हैं। प्रत्येक छात्र सुबह उठ करके ने प्रार्थना योगा व्यायाम करके स्नान करके अभिषेक और शांति धारा प्रत्येक छात्र करता है। उसमें ये नहीं है कि आज हमें धोती नहीं पहनना है, हमें ये नहीं करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को जो है पूरे के पूरे विद्यार्थी, गुरुजी अभी कल देख के आए वहां पर, नंबर नहीं कि आज 5 विद्यार्थी करेंगे भैया, कि मैं भी गुरुकुल में पढ़ा, नहीं तो ये रहता 5 बच्चों की ड्यूटी लगा दी, फिर 5 की ड्यूटी लगा दी, तो उनके नहीं, प्रतिदिन 35 के 35 बच्चे अभिषेक शांति धारा पूजन कर रहे हैं, आरती भक्ति कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ शाम को आरती भक्ति के साथ साथ प्रवचन होता है 15 से 20 मिनट का। प्रत्येक छात्र, ऐसा नहीं कि बड़े सीनियर छात्र करें, प्रत्येक छात्रों को शास्त्र का मंगलाचरण याद हो चुका है, और हमारे संजय जी देखने वाले हैं, और मंगलाचरण के साथ साथ में जो है प्रत्येक छात्र वहां पर बैठकर के गद्दी पे बैठकर कोई न कोई अपनी बात कहता है। 2 लाइन शास्त्र की पढ़ेगा, इसके बाद में अपनी बात कहेगा, अपनी मन की बात को कहने में समर्थ हो रहा है। तो मानव विद्यालय माता जी के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन चल रहा है। जैन बगीची जहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी, मैं आपको बता दूं, जाने से डर लगता था। यहाँ तक गार्ड रहने के बाद में भी चोरी, और चोरी के साथ साथ में ना जाने क्या क्या वहाँ पर होता रहता था। लेकिन वह आज जैन बगीची माँ सुस्ती इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जानने लगे, जब से माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो वहाँ पर पहले जाने से डर लगता था, अब वहाँ से आने का मन नहीं करता है। ऐसे वह एक जैन जो है बगीची बनकर के तैयार हो गई। महानुभाव, विद्यालय का जब से माता जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हमारी कमेटी भी सक्रिय है। मुझे माता जी सन 2004 और 5 में मुरैना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय बाल मुकुंद जी शास्त्री भी थे, सुमत चंद जी शास्त्री थे। मैं धर्म अध्यापक के लिए पढ़ाने के लिए आया था 2004-5 में। उसी समय हमारे सम्मानीय मनोज जी जो हैं वहाँ मंत्री थे, तो उस समय तब से हमारा आपका मन बनाओ, तब से विद्यालय के लिए लगता है कि हम समर्पित रहें और करते रहे। और कमेटी का भी भरपूर प्रयास ये रहता है कि निरंतर हमें आगे बढ़ना है। तो मानव विद्यालय इस गति की ओर चल रहा है। अपन बैठ करके चर्चा करें और निर्देश का यानी विषय सूची पाठ्यक्रम बना के तैयार कर लें। मेरा सुझाव ये है, संस्कृति संरक्षण होना चाहिए। 10वीं क्लास के बाद में छात्र को बोध हो जाता है हमें किस दिशा में जाना है। 10वीं क्लास के बाद में हम उत्तर मध्य से उनकी पढ़ाई कराएं, शास्त्रीय आचार्य तक वहाँ से विद्यालय का जो है पढ़ाई कराएं और आगे बढ़ाएं। जो हमारा इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है इसको चलने ही दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इसमें पढ़ना हो इसमें पढ़ें, लेकिन संस्कृत के संरक्षण के हेतु जो है शास्त्रीय आचार्य कराएं, ऐसा हमारा मत है और आप सबकी सम्मति है। माता जी बंदाई। ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म स्थान मुरैना था और परम पूज्य आचार्य सुमत सागर जी महाराज का जन्म स्थान मुरैना था। और उनकी ही शिष्या जहाजपुर प्रणेता पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत कुछ बोलने के लिए था,
और आया भी इसी निमित्त से था कि बहुत सारी बातें यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर पंकज जैन ने सभी प्रकार से बात को रखी है। और जो बात रखी है पंकज जैन ने, क्योंकि पूर्व इतिहास बताना अब कोई मतलब नहीं बैठता है, वर्तमान में जो चल रहा है उसको ही हम देखें। बस अभी संजय जी ने जो बात रखी थी कि इसमें जब मैं रिटायर हुआ था उस समय में मुझे बोलने को दिया था, तो मैंने बोला था यही कि रिटायर हो रहा हूँ, परंतु विद्यालय से हमारा तारतम्य नहीं छूट सकता। जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर 1 साल 2 साल 5 साल रह लेवे तो इतना अपनापन हो जाता है कि वो छूटता नहीं है। पर हमारी तो पूरी जिंदगी यानी 38-39 साल वर्ष जिस विद्यालय में रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए कि किस प्रकार की उतल पुतल, क्या उतार चढ़ाव क्या हुआ होगा, वो सब कुछ मेरे सामने रहा है। अब वो छात्र जो थे वो अभी यहाँ पर किसी भी कारणों से अपन ने, चूंकि ये अधिवेशन छात्र सम्मेलन और संक्षिप्त अधिवेशन, ये मान लीजिए कि छात्र अधिवेशन है और संक्षिप्त छात्र सम्मेलन और संक्षिप्त में छात्र अधिवेशन है। क्योंकि जो छात्र जो आना चाहिए, आज सुबह सुबह तक बात हुई, परंतु किसी न किसी प्रकार से उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। और वो मुकेश जैन है, गुड़गांव में हैं, हमारे दीपचंद जी हैं, नागपुर में हैं, प्रकाश जी हैं जो यहाँ पर हैं, भोपाल में हैं, और भी बहुत सारे, सुमित जी हैं कानपुर। सब सुबह तक बात हुई उनसे, परंतु किसी न किसी असमर्थता रही है। हमारे दीवान जी भी आने को तैयार थे, परंतु नहीं चला गया वो सब कुछ। ऐसा कुछ बातें रहती हैं कि अगर अपन समय जो हमने पहले छात्र सम्मेलन रखा था माता जी, तो वो हमने पर्यूषण पर्व के बाद रखा था। और पर्यूषण पर्व के बाद में 15 दिन जो रहते हैं, उस समय में जो भी विद्वान हैं उनके कार्यक्रम नहीं रहते हैं। उस समय में कोई विधि विधान वगैरह, वेदी प्रतिष्ठा वगैरह, कोई भी कार्यक्रम ऐसे 15 दिनों तक नहीं रहते हैं, जिनको हम करे दिन बोलते हैं या अपन दूसरा कुछ बोलते होंगे। तो उन दिनों में कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं रहते हैं, तो जो भी विद्वज्जन हैं वो कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते हैं, इसलिए उस समय में समय बैठ जाता है। और हमने आज जो हमारे साथ में अभी आए हैं 15 लोग लगभग, तो उनके बीच में ऐसी बात रखी थी कि क्यों ना अपन इस अधिवेशन को अपन उस समय में बुला लें। कमलांकुर जी से भी बात की थी, डॉक्टर पंकज जैन से भी बात की थी, संजय शास्त्री से भी, हमारे जो अन्य विद्वान हैं उन सब से बात की थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस समय में अपन ये बात रख सकते हैं। और अभी केवल संक्षिप्त अधिवेशन हो गया, हमारी बातों का आदान प्रदान हो गया है। और जो पंकज जैन ने कहा है, संजय जी ने कहा है, डॉक्टर कमलंकुर जी ने कहा है, उन सब बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये हमारे ही छात्र हैं, हमारे ही स्नातक हैं, और इन सब की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि मैंने कह दिया 39 वर्ष तक रहा हूँ, जहाँ 5 साल भी कोई रह लेगा तो तारतम्यता समाप्त नहीं हो सकती है। तो अंदर से हमारी तारतम्यता बिल्कुल भी समाप्त नहीं है, पूरा तारतम्य हमारा बना हुआ है, परंतु अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसी कुछ रहती हैं कि हो सकता है कि नहीं। आप माता जी शास्त्री परिषद के कार्यक्रम में भी मुझे आना था और रिजर्वेशन भी था, 9-10 बजे तक हमारा रात में कार्यक्रम भी था के आने का, परंतु कुछ ऐसी प्रतिकूलता बैठी कि दीवान जी आ गए, मैं नहीं आ पाया, मेरा रिजर्वेशन वैसे चला गया। तो इस प्रकार से उस समय में आपसे बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता, परंतु कोई बात नहीं हो पाई। आज भी मुझे बहुत सारी बातें यहाँ पर रखना थी, मैं नोट करके भी लाया था, परंतु कुछ भी बातें नहीं, चूँकि हमारी जो बातें हैं वो डॉक्टर पंकज जैन, कमलांकुर जी, संजय जी आदि ने जो बोल दिए हैं, उन्हीं बातों में ही गर्भत हो जाती हैं। तो ये बातें, जो भी बातें हुई हैं, चिंतन हुआ है, मनन चिंतन हुआ है। चक्रेश जी ने भी बताया है कि बिल्कुल ठीक है कि जो अगर उत्तर मध्यमा से वहाँ पर क्लास चालू करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया बैठ जाएगी, 10वीं कक्षा छात्र आएगा।
भले ही अपने ही स्कूल से आए वो 10वीं कक्षा छात्र, अगर उसका रुझान इस तरफ बैठता है तो उसको अपन इस तरफ मोड़ सकते हैं। और जो अभी कमलांकुर जी ने सिलेबस हम लोगों ने रात में तैयार किया था, उसके अनुकूल से उसमें कुछ और परिवर्तन करके अपन इन छात्रों को रख सकते हैं और उसके द्वारा ठोस विद्वान पहले वाले ना बने, परंतु जो आधुनिक विद्वान अभी वर्तमान में चल रहे हैं और वर्तमान में जो विद्वान चल रहे हैं वहीं चल रहे हैं। अभी अपन आधा घंटा कमरे में बैठ जाएंगे जी जी जी, और कमरे में बैठ के सारा फाइनल कर लेंगे। जी जी जी, ठीक है। हाँ, अभी अपन यही अब तो इसको कम करके, इस सभा को कम करके जी, जी, अपन कमरे में बैठ के कर लेंगे। ठीक है ठीक। तो इस प्रकार और जो विद्वान हैं उनकी एक कोर कमेटी बना देते हैं, कोर कमेटी, जो इस मुरैना विद्यालय में जो छात्र हैं उनकी जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, उसको कैसे वृद्धि करना, कैसे उसको संरक्षण देना, वो सब आप लोग कोर कमेटी के द्वारा किया जाएगा, है ना? ऐसा कर लेते। ठीक है। माता जी जो कह रही हैं, जो आदेश दे रही हैं, जो मार्गदर्शन दे रही हैं, हम लोगों के लिए पूरी तरह से मान्य है और हम लोग जो माता जी का निर्देश रहेगा उसके अनुकूल ही काम करेंगे। आप लोगों के सामने बोलने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मरणीय परम पूज्य 105 आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। देश भर के कोने कोने से पधारे इस विद्यालय के सभी छात्रगण और आज प्रतिष्ठाचार्य के रूप में दूरस्थ कोनों कोनों में जैन धर्म की धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं, आप सभी विद्वान इस 121 वर्षीय प्राचीन धरोहर को, इसका पुराना वैभव लौटाने में मदद करेंगे। इस अपेक्षा से हम सभी इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए प्रबंधकारिणी समिति की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। पूज्य माता जी का आशीर्वाद जब से हमें प्राप्त हुआ, इस विद्यालय में मात्र फरवरी, जैसे चक्रेश पंडित जी ने बताया, मात्र फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हुए हैं। 4 महीनों के अंदर उस वैभव का नज़ारा, ट्रेलर जैसे कहते हैं, पिक्चर का ट्रेलर, वो नज़र आने लगा है। गुरुजी जैसे कह रहे थे कि मैंने 40 साल इस विद्यालय को दिए हैं, तो निश्चित रूप से आपका योगदान, महती योगदान, ये विद्यालय नहीं भुला सकता, ये छात्र भी नहीं भुला सकते। और हम लोग ये अपेक्षा रखेंगे कि आपका योगदान हमें भविष्य में भी मिले और आप इस विद्यालय से सारे विद्यार्थी जुड़ें, जितने भी विद्वान हैं, अपना महत्वपूर्ण समय इस विद्यालय को दें। आर्ष परंपरा जीवित रहे। आर्ष परंपरा के साथ साथ कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि हम वर्तमान समय को भी न भूलें, हमें वर्तमान के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ना है और इस प्राचीन वैभव को जीवंत रखना है। इस जीवंत विद्यालय को पुनः जीवंत करने में पूज्य माता जी का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, हम निश्चित रूप से अपने इस कदम में सफलता प्राप्त करेंगे। और आप ये देखिए, वो जो ज़मीन जहाँ पर हम लोगों ने स्कूल प्रारंभ किया है, करीब 55 लाख रुपया वहाँ लगा चुके हैं। वो बहुत शानदार, मतलब जैसे चक्रेश पंडित जी कह रहे थे, वहाँ जाने से डर लगता था, स्थितियाँ ये थी। मैं तो सुनील जी और भावना जी के कंधों पे सवार हूँ, चक्रेश जी के ये लोग नींव के पत्थर, ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, बहुत, मतलब एक न जाने कितने लोगों का माता जी इसमें श्रम, धन और मानसिक जो मनसा, जो आप लोग कहते हैं मन वचन कर्म से योगदान है, लेकिन पिक्चर में नहीं आ पाते। ये बात सही है कि माता जी, मैं तो आपके पुण्य इतना प्रबल है, जो जहाँ एमपीवी का जो कार्यालय था वो खाली हो गया, मेन रोड से हमें एंट्रेंस मिल गई। आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए का सेट है, वो 100 करोड़ रुपए की जमीन है, वो 6.5 बीघा बीच शहर में आ गई। 100 करोड़ से कम की वर्थ नहीं है उस जमीन की। तो उस वैभव को हम संभाल पाए, माता जी का स्नेह, आशीर्वाद, निश्चित रूप से आचार्य सुधासागर जी महाराज जैसे मुनि उस विद्यालय का नाम लेते हैं। अब चूंकि मैं अब सार्वजनिक रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हैं कसक लोगों की। इतना प्राचीन विद्यालय है
इस विद्यालय के पुण्य परमाणु इतने हैं पंडित जी, आपने तो अनुभव किए होंगे गुरु जी। 25 से ऊपर मुनि भगवंतों को इस विद्यालय ने दिया। उन 25 मुनि भगवंतों ने वहां तपश्चर्या की सरस्वती भवन में। उन पुण्य परमाणुओं का ही कृपा है और माता जी का आशीर्वाद है। मैं बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे हो, आपका सहयोग और आशीर्वाद इस विद्यालय को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना। आज इस स्कूल के नाम से पहली सीढ़ी जो आपने नींव की के रूप में रखी है, ये मनोज जी बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, भावना जी बैठी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज हमें केवल आचार्यों की जरूरत नहीं है। उन आचार्यों के साथ साथ में हम आचार्य तो बनाते ही हैं, आचार्य तो बन ही रहे हैं। मतलब जितने भी जो शास्त्री हैं वो बन रहे हैं और बनेंगे। लेकिन आज के परिवेश में, इस बदलते परिवेश में जो आज जैन समाज के धरोहर की जो हानि हो रही है, चाहे वो गिरनार पर्वत हो, चाहे वो संवेद पर्वत हो, चाहे वो अन्य ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जिन धरोहर को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमारे ये बच्चे कल प्रशासन में बैठे, IAS बने, कल मतलब न्यायिक सेवा में जाएं। जब तक हमारे ये बच्चे न्यायिक सेवा में नहीं जाएंगे, IAS नहीं बनेंगे, प्रशासन में नहीं जाएंगे, राज्य की पॉलिसी बनाने में हमारे बच्चे नहीं बैठेंगे, जब तक हम इन धरोहर को नहीं बचा पाएंगे। माता जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मनोज जी, सुनील जी सुबह 6 बजे से जाके और शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। भावना जो मतलब मंदिर जाने के बाद जो 1 बजे हमें खाना मिलता था, आज वो सुबह 9 बजे खाना बन जाता है और 9 बजे खाना मिल जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस विद्यालय से जिस क्रम में जितने शास्त्री बन के निकले हैं, उस क्रम में उतने यहाँ से IAS और न्यायिक सेवा और प्रशासन के लोगों में जाके बैठेंगे। ये मैं आपके चरणों में आज विश्वास दिलाता हूँ और ये वचन लेता हूँ कि ये पूर्ण करेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि सबसे अच्छा प्रकाश कौन सा होता है। एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी, सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा होता है, ना तो उसमें कोई बिल आता है, ना लाइट जाती है, हमेशा रहता है। सबसे अच्छा प्रकाश सूर्य का। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। दूसरा शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी, चंद्रमा का प्रकाश सबसे अच्छा होता है। रात को जब अंधेरा हो जाता है तो चंद्रमा ही हमें रोशनी दिखाता है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश सबसे अच्छा होता है। एक शिष्य बोला, गुरुजी, रत्नों का प्रकाश सबसे अच्छा होता है, सबसे हल्का और सबसे बढ़िया दिखने वाला, और कुछ नहीं लगता, दिन और रात की ज़रूरत ही नहीं, हमेशा दिन होता है। एक बोला, गुरुजी, दीपक का प्रकाश सबसे अच्छा होता है, जब चाहो जलाओ और जब चाहो बुझा दो, दीपक का अच्छा होता है। गुरुजी अभी संतुष्ट नहीं हुए। तब एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी, दुनिया में ज्ञान का प्रकाश सबसे अच्छा होता है। चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, यदि ज्ञान ना हो तो सूरज के उजाले में भटक जाएंगे, और यदि ज्ञान हो तो रात के अंधेरों में भी सही रास्ते पर चले जाएंगे। ऐसा प्रकाश गोपाल दास जी बरैया के द्वारा एक दीपक जलाया गया, जो आज तक जल रहा है। बीच में टिमटिमा रहा था, बुझा नहीं, टिमटिमा रहा था। फिर उसमें तेल डालेंगे, फिर घी डालेंगे, फिर उसकी ज्योति ऊपर करेंगे, फिर प्रकाश बढ़ जाएगा। ये ऊपर नीचे होता रहेगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष ने इसकी नींव रखी है जिसके अंदर जुनून था, जिसके अंदर चेतना थी, जिसके अंदर जागृति थी, जिसके अंदर बस एक ही बात थी कि दे दूं, बस कितना दे दूं मैं,
जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा दे दूँ। यहाँ यदि आपके पास 100 रुपये हों तो आप 1 रुपया दान करने की सोचते हो, और उनके पास 100 ज्ञान था तो उन्होंने 200 ज्ञान दिया आपको। और किसी किसी के हाथ की रखी हुई नींव ऐसी होती है जो अजर अमर हो जाती है। और जैसा अभी पंकज जी बता रहे थे कि जिस समय शुरू में जो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है कि पहले विद्यालय था नहीं, उनकी विद्वत्ता देखकर लोग विद्वान बनने के लिए उनके पास आते थे। वो मतलब छात्रावास था नहीं, पर गुरुजी हमें पढ़ा दो। अब भाई कहाँ रहोगे, कहाँ रोटी खाओगे? तो पहले के छात्र अपने हाथ से बनाते थे और अपने हाथ से खाते थे। कि केवल कमरा मिल जाता था, ना तो उन्हें कोई भोजन मिलता था, ना उनका अन्न पानी मिलता था, अपना खर्चा, अपना रहना, और केवल पढ़ने आते थे और पढ़ कर के जाते थे। इसका मतलब उनकी दृष्टि में ज्ञान की कीमत ज़्यादा थी। आज तो सारी सुविधा है, उसके बाद भी यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय ऐसा आ गया। आने वाले जो छात्र हैं उनकी भी गलती नहीं है, समय ऐसा, वातावरण ऐसा, इस तरह का माहौल ऐसा हो गया है कि दिमाग भी वैसा हो गया है। और घर में भोजन कराना किसको? छात्रों को। और किसके द्वारा? ऐसी पत्नी के द्वारा जो 10 सुनाती है दिन भर। जब घर में घुसो तो सुनने मिलती है, कभी ठंडी बात तो आती नहीं, गरम गरम बात ही आती है। भोजन ठंडा और बातें गरम। तो ऐसे माहौल में रहकर भी जिसने अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दिया, समाज सेवा में, कि जितना मैं कर सकूंगा उतना करूंगा, और किया उन्होंने। आज ऐसे विद्वान की जरूरत है। जो वहाँ से पढ़कर छात्र निकले हैं उन्हीं में से निकल के आएंगे। अभी बीच में अशोक पाटनी आर.के. मार्बल वाले आए थे, 1-1.5 घंटा उनसे चर्चा हुई। उन्होंने एक बात बताई, बोले माता जी, जो छात्र वृत्ति में बच्चों को देता हूँ, तो जब छात्रों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, तो कई बार उनके फ़ोन आते हैं कि भाई साहब मैं आपकी छात्रवृत्ति वापस करना चाहता हूँ। जो आपने मुझे पढ़ने के लिए पैसा दिया था, अब मैं योग्य बन गया हूँ, पढ़ लिया है, नौकरी लग गई है, पैसा मुझे मिल रहा है, तो मैं जो हूँ आपकी छात्रवृत्ति लौटाना चाहता हूँ। तो अशोक जी बोले, मैं उन बच्चों से कहता हूँ, बेटा मुझे आपके पैसे वापस नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसा काम करो कि आप एक बच्चे की पढ़ाई पूरी करवा दो। यदि मैंने आपको पढ़ाया है तो आने वाले जो पीढ़ी है उनमें से एक बच्चा आप गोद ले लो और आप उनको पढ़ा दो। यानी जो वहाँ से छात्रवृत्ति ले रहा है वो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो वहाँ रहकर पढ़ा रहा है उसका तो उसके जीवन में जो ज्ञान है, जो उसके जीवन की सन्मति है, बुद्धि है, जो उसकी मति है, वो वहीं जाके तो सुधरी है। इसका उपकार तो पैसे से भी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्वान हैं, वो तो अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो विद्वान नहीं बन पाए हैं वो भी ऐसा करें कि आपका सहयोग, तन मन धन और कुछ उपकार आपके द्वारा मुरैना विद्यालय को दिया जाए। और कमल जी के अंदर तो इतनी इतनी भावना जब पिछले बार आए, शायद आचार्य विशुद्ध सागर जी के समय में आए थे, तो मैंने जरा सा कहा इनके अंदर ऐसी मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। और अभी आज प्रोग्राम था, ये परसों आ गए, परसों ही आए थे ना, हाँ परसों आ गए। शाम को चर्चा हुई, कल सुबह चर्चा हुई, फिर ऊपर गए। मतलब ये लगा कि ये बस माता जी मुरैना के लिए करना है, माता जी मुरैना के लिए करना है, कि ये बढ़िया है। फिर आपके पंकज जी, इनके अंदर भी मैंने बहुत देखा है कि समर्पण भाव, इसको मैंने बहुत बच्चे रूप में, जिस समय ये बहुत चंचल था, मैं कभी नहीं सोच सकती थी ये लड़का इतना गंभीर हो जाएगा, इतना योग्य हो जाएगा और इतने आगे बढ़ जाएगा। वो एक चंचल का छोटा सा वो लड़का, मैंने एक बार इससे मैं
आचार्य गुरुजी थे, अपने गुरुजी थे, तो वहाँ रुके हुए थे, शिविर लगाया था, तो शिविर में ये पढ़ता था। तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अटैच हो जाते हैं, उनमें से एक ये था। एक दिन ये खाना नहीं खाया और आ गया, बोले मैं तो आपके पास बैठूंगा। भाई ऐसा करो तुम खाना खा के आ जाओ। मैंने कहा ये ऐसा ना हो खाना कम खा के आए मेरे पास बैठने की वजह से। मैंने कहा तुम 4 रोटी खा के आना। अब ये गया, इसने जल्दी जल्दी 3 रोटी खाई और वहाँ से भाग के निकल के आया। आधे रास्ते में याद आया दीदी ने कहा था 4 रोटी खाना, 1 रोटी कम हो गई है। तो 1 रोटी खाते खाते मेरे पास आया, मतलब चंचल। लेकिन उस समय जो चंचलता थी वही चंचलता आज गंभीरता में परिवर्तित हो गई। कोई बच्चा बचपन में चंचल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही चंचल रहेगा। उसकी चंचलता में जब ज्ञान आएगा तो वही स्थिर हो जाएगा। तो ऐसा छात्र आपके मुरैना का है। और हरीश चंद्र जी का नाम तो जिस छात्र से गुरुजी हैं, मनोज जी से बात करो गुरुजी, सुनील जी से बात करो गुरुजी, जो देखो सब गुरुजी गुरुजी। हम कहे ऐसे हैं क्या गुरुजी के अंदर में जो सभी लोग गुरुजी का नाम लेते हैं। मैंने कहा चलो अब की बार, पिछले बार आए थे तो मैंने उस दृष्टि से इन्हें देखा नहीं था, अब देखूंगी इस दृष्टि से कि इतना नाम क्यों लेते हैं लोग इनका। और अब इनको भी पूर्ण रूप से जैसे इन्होंने कहा कि मेरे तार अभी भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित है कि इनके माध्यम से अभी मुरैना विद्यालय को पूरा, अभी जो बच्चे हैं उनको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, अभी भी होगा। और संजय जी हैं, तो संजय जी वहाँ रहते हैं और इन्होंने कहा तन मन और धन तीनों से सहयोग करूँगा। इन्होंने ही कहा, औरों ने सब ने कहा कि तन मन धन सबसे सहयोग करूँगा। तो बंधुओं, ये जब मैं मुरैना पहुंचने वाली थी, पहुंची नहीं थी, एक दो धौलपुर पहुंचने के पहले स्टॉपेज पर कमेटी पहुंची, आपस में चर्चा कर रहे थे, माता जी को कहो, माता जी को कहो, मुरैना संभालना, विद्यालय संभालना, माता जी को कहो। उस समय मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ज्ञान तीर्थ पर पहुंची, फिर चर्चा आई, मैंने कहा चलो देखती हूँ, बताती हूँ। आते रहे जाते रहे, चर्चा होती रही, मैं इन्हें पढ़ती रही। पढ़ना तो पड़ता ही है ना, बिना पढ़े कैसे काम होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। फिर मैंने हाँ भरी। फिर इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने सारा जायज़ा लिया। कमेटी के अंदर जो कई वर्षों से वहाँ जो डाउन हो रहा था, उसके कारण से निराशा बहुत आ गई थी। यहाँ तक कि हमारे सुनील जी, मनोज जी वगैरह आके बोले माता जी आप तो नई कमेटी बना लो और उससे काम करवा दो। मैंने कहा नहीं, काम आप ही करोगे। आप यहाँ के रहने वाले हो, आसपास के एरिया को, यहाँ के लोगों को, सबको आप अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए संभालना तो आपको ही है। मैंने कहा कोई नया आदमी नहीं आएगा और आप ही करेंगे। और उस समय के चेहरे में और इस समय के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है। यदि उस समय मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई इनकी, यदि उस समय की फ़ोटो खिंचवा लेती और इस समय इन्हें दिखाती तो पता चलता कि उस समय इनकी कितनी टेंशन थी इनके अंदर में। नहीं चल पाने के कारण से ऐसा नहीं था कि ये खुश थे, ये बहुत टेंशन में थे कि किसी तरह चल जाए। लेकिन फिर मैंने इन्हीं लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी विचारों में परिवर्तन किया, इनके विचार निकाले, कुछ बाहर निकाले, कुछ अंदर डाले और करके इन्हें उस लाइन पर लाई। और आज वहाँ एक स्कूल खुल गया है और वहाँ स्कूल में करीब 100 बच्चे होने की पूरी संभावना करीब पहुँच गए हैं, है ना। और जब स्कूल का काम शुरू होना था, मैंने कहा भाई आप लोग तो कंस्ट्रक्शन करवाओगे, लेकिन विद्यालय को संभालने वाले कोई IQ वाला चाहिए। तो महेंद्र जी से बात हुई, तो मैंने कहा महेंद्र जी आपने स्कूल चलाया है, आप संभालो। बोले माता जी मेरे पास तो टाइम कम है, मेरी श्रीमती जी भावना के पास टाइम पूरा है। और वो तो ऐसी जुड़ी कि पूरे तन मन धन से, और पूरे मतलब 24 घंटे में से 6 घंटे तो वहाँ रहती होंगी हैं, और उसके बाद जो 18 घंटे घर में रहती हैं उसमें भी दिमाग में स्कूल ही रहता है। और जैसा भी महेंद्र जी ने कहा कि IAS अफसर और मैं निकालूंगा, तो वहाँ जो बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, अभी तो एक साइड का पोर्शन यूज़ किया है, अभी करीब 4-5 बीघा ज़मीन और पड़ी हुई है, 5-6 बीघा ज़मीन और पड़ी हुई है, जिसमें एक छात्रावास
हॉस्टल जिसे कहें, और एक बड़ा स्कूल जिसमें आसपास के गांव से जैन बच्चे आएँ, उसमें रहें और जो बड़ी पढ़ाई करवाने वाली बात है वो भी करवाएं, जो अपना संस्कृत विद्यालय चल रहा वो भी हो, और जो अपने IAS आदि की जो तैयारी करवानी या पढ़ाई करवानी वो भी उसमें हो, दोनों तरह का हो उसमें। और स्कूल जो है सुबह लगता है, दोपहर में वहाँ कोचिंग सेंटर चलाओ, विद्यालय के लिए जो टीचर है वो हायर कर लो और उसमें कोचिंग सेंटर चलाओ, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। हैं, बिल्डिंग तो है ही ना हमारे पास में, तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाए। और फिर जब ये चल जाएगा, धीरे धीरे जो बाजू में बिल्डिंग बनानी है उस स्कूल की बिल्डिंग बनने लगेगी और फिर एक नया बड़ा विशाल स्कूल हो जाएगा। और जो संस्कृत विद्यालय वाली बात है, कोई भोपाल में रजिस्ट्रेशन होता है, हर साल होता है शायद वो, तो महेंद्र पंडित जी और पंडित जी का नाम भूल गई मैं, चक्र है इनके पास में हैं, तो चक्रेश जी बैठे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे इस बार हमने फॉर्म भरा नहीं है और आखिरी डेट आ गई। मैंने कहा आज ही भरो। कोई संस्कृत का, देखो मैंने जैसे जहाजपुर बनाने के पहले कंस्ट्रक्शन निर्माण के काम की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे ही स्कूल खोलने के पहले अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या होता है कैसे होता है। मैंने कहा नहीं जानते हुए भी मैंने ये कहा आज ही। बोले 3,000 रुपये लगेंगे, 2,500। मैंने कहा पैसे की बात मत करो, तुम तो फार्म भरो जाके। और उस फार्म का क्या हुआ कैसा हुआ अभी बैठ के चर्चा करेंगे और एक कोर कमेटी बना लेते हैं 11 जनों की, तो उस कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो सारे अपन उस तरह से आगे करते जाएंगे। रही बात सिलेबस की, अभी अपन सिलेबस एकदम से फाइनल नहीं करते हैं, अभी बैठ के अपन और चर्चा करेंगे कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है क्या करना है, तो आगे और अपन करेंगे, है ना। और जैसा कि पहले ये विद्यालय था, ये विद्यालय अभी भी वैसा चले। पहले तो एक गुरुजी थे, पहले तो एक गुरुजी थे और अब इतने सारे गुरुजी हैं, कैसे नहीं चलेगा। अरे बोलिए ना। हाँ जी हरिश्चंद्र जी, चलेगा चलेगा दौड़ेगा, चले, बहुत अच्छी बात है। जहाँ समर्पण श्रद्धा और जुड़ाव होता है, क्योंकि बचपन की जो अनुभूतियाँ होती हैं ना, इंसान बुढ़ापे में भी नहीं भूल पाता है। यदि किसी जिस स्कूल में पढ़ा है और वहाँ के सामने से निकल रहा है, मैं इस स्कूल में पढ़ा था, साथ में उसको पता है जो साथ में चल रहा, फिर भी बताएगा मैंने इस स्कूल में पढ़ा था। वो बचपन की अनुभूतियाँ खींचती है इंसान को, जुड़ा रहता है बचपन की अनुभूतियों से, वो कभी नहीं टूट पाता है। तो उन अनुभूतियों का आप सदुपयोग करें और उस अनुभूति को अपना समर्पण लक्ष्य बनाएं और उस अनुभूति को एक दीपक बनाएं और उस दीप से एक अज्ञान का अंधेरा हटाएं और जैन धर्म में एक प्रकाश करें। और ये बात जो विद्यालय की हमारे किशोर जी ने सुनी, उन्होंने कहा इसका संरक्षक मैं बनूंगा। 1,11,000 की राशि से हमारे किशोर जी तुरंत उन्होंने अपना नाम दिया। और ऐसे आप इस बात को बताकर आप किसी से भी कहोगे, एक सभा में यदि आपने एक बार बोल दिया तो जरा सा समझदार व्यक्ति होगा ना, वो तो कहेगा आप अभी लो और अभी काम करो, आपको मेहनत नहीं लगेगी करने में, आपको तो केवल कहना है। जरा सा प्रोग्राम समाज में होते ही हैं और हमारे जरा से कहने से यदि बच्चों की पढ़ाई होती है, जैन धर्म की प्रभावना होती है, तो हमारा क्या घट रहा है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो जितने छोटे विद्वान बैठे हैं वो भी इस बात को समझें कि हमें भी विद्यालय के लिए कुछ ना कुछ करना। और एक बात और सोचना, आप करो और ना करो, विद्यालय तो चलेगा। लेकिन करोगे तो पुण्य के भागी बन जाओगे। क्या करोगे तो पुण्य के भागी बन जाओगे और उस पुण्य का एक हिस्सा बन जाओगे। और आज तुम दूसरों के लिए दीपक जला रहे हो, कल तुम्हारे लिए लोग सूरज उगाएंगे। एक एक दीपक ऐसा जला के रखो ताकि आने वाले समय में तुम्हें कोई रोशनी दिखाने वाला हो, है ना। और हमारे सत्येंद्र जी का तो पता ही नहीं था मुझे, ये तो वहाँ के किंग हैं, उस एरिया के संगीतकार सम्राट हैं वहाँ के। 2 भाई बड़े, मैं एक को ही जानती हूँ। ये बड़े वहाँ संगीतकार हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं वहाँ पर।
हाँ, मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, आज पता चला मुझे। और महिलाओं को भी इस मार्ग में आगे आना चाहिए, जैसा कि भावना जी पूरे समर्पण के साथ लगी हैं और पूरे विद्यालय की, और हमारे आकाश जी बैठे हैं, चले गए। हाँ, तो हम इनसे भी चर्चा करेंगे, बैठकर इनसे भी मीटिंग करेंगे कि अपन विद्यालय में कौन कौन सी शिक्षा और कैसे क्या करें, जैसे ही बताते हैं। और जो वहाँ के टीचर हैं, 1-2 दिन की ट्रेनिंग भी हम इनसे दिलवाएंगे, है ना। और कमल कुमार कमलांकुर जी तो आके होके और जब मैंने कहा तो सब एक ही बात बोलते, बोले गुरुजी से बात करेंगे। गुरुजी कौन? मनोज जी से कहा, बोले गुरुजी से बात करेंगे। अब गुरुजी आप तो डंडा ले लो और सारे शिष्यों को हाँक के अगले प्रोग्राम में सबको उपस्थित करना है, ठीक है? बिल्कुल हैं। जो वो आपने कौन से दिन बताए थे, कड़े दिन में मीठा काम, क्या कड़े दिन में मीठा काम करना है। तो उस समय जो भी अभी आज ही डेट फाइनल कर लेना बैठ करके, तो उससे ये फाइनल हो जाएगा कि भाई आना है सबको, और डेट फाइनल करके उसमें क्या एजेंडा रहेगा वो और अपन रख लेंगे, है ना। हमारे करेरा वाले भाई साहब बैठे हैं, हमेशा कोई काम करूं, चाहे जहाजपुर का हो चाहे कहीं का हो, जब तक इनका द्रव्य ना लगे वो काम पूरा नहीं होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और करेरा की भी बहुत समाज जुड़ी हुई है, और उनमें से ये भी प्रमुख व्यक्तियों में से है ना। तो अब समाप्त करें ताकि 15 मिनट की मीटिंग अपन कमरे में कर सकें। फिर उसके बाद किसी की ट्रेन है, ट्रेन में जाने के लिए ब्रेन है, ब्रेन कहेगा चलो ट्रेन में चलो, हैं। सामान उठाने में क्रेन का, सोचने के लिए ब्रेन का, और जाने में भगवान के जिनालय का, सामान रखने के लिए आलय का, और संस्कृत गोपाल दास संस्कृत विद्यालय का, बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और मुरैना में बन रहे स्कूल का, सामान रखने के लिए पात्र का, राशि में मात्र का, और मुरैना के छात्र का, हरियाणा में जी का, गर्मी में शिकंजी का, और विद्यालय के गुरुजी का। तो आप लोग और कुछ बचा तो नहीं कहने के लिए? कुछ और बचा हो तो मुझे इशारा कर दो, कुछ पूछना हो, प्रश्न हो तो। और हमारे चक्रेश जी भी खूब मेहनत करते हैं, सुबह 5-4 बजे 4:30 बजे से उठकर खूब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को वो करते हैं। मैं वहीं थी, तो एक दिन ये छुट्टी पे चले गए, तो मैंने सुबह देखा आज बच्चे उठे नहीं। मैंने कहा आज बात क्या है? बोले आज गुरुजी नहीं है। तो सब बच्चे आराम से सो रहे थे। गुरुजी हैं तो बच्चे उठेंगे, और गुरुजी नहीं है तो बच्चे नहीं उठेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है गुरु का रहना, जीवन में शुरू का, धरती पर तरु का, और मुरैना के गुरु का। बोलिए 24वें भगवान की। पंकज जी, सोहनिया, जैसे रजिस्टर में नाम लिखे हैं उसी हिसाब से बुला रहे हैं आपको। सचिन जी सोहनिया। उसके बाद अंकित सोहनिया। पूरा डाल दो। तो इनको इधर करो, माता जी का फोटो लग रहा है थोड़ा सा भैया सर। क्रम से आते जाएं, थोड़ा जल्दी करते जाएं।
नीचे करा माता जी तस्वीर को नीचे करो माता जी कुमार जी कमलापुर भोपाल से। और पूरे इस कार्यक्रम का जो संयोजन किया गया है उसमें गुरुजी के मार्गदर्शन के बाद अगर सक्रियता से किसी ने कार्य किया है तो आदरणीय हमारे पंडित कमलापुर जी ने। और उनकी बात को रखते हुए माता जी इतने तो नहीं कह पा रहा हूँ। और आदरणीय भाई साहब कमलापुर जी हमेशा सभी छात्रों से जुड़े रहते हैं और विद्यालय के प्रति उनका जो समर्पण अनन्य भाव है, जब से वो विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके निरंतर हमारे आकाशीय जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शुभम शास्त्री जो मुरार ग्वालियर से पधारे हैं, वो ही सम्मान के लिए आ जाए। शुभम जी ने तो अच्छा जिनेंद्र जी शास्त्री दिल्ली वाले वो आए और समाज का यहाँ कमेटी का सम्मान ग्रहण करें। पंडित संदीप जैन संगम अजनौर वाले वो उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सहपाठी रहे हैं बड़ा मलहरा से पधारे हैं जितेंद्र जैन बड़ा मलहरा। और उनकी श्रीमती साथ आई हैं ज्योति जैन जी, वो भी आ जाएं और कमेटी उनका सम्मान कर रही है। हेलो ज्यादा आगे मत जाओ, प्रोग्राम में हो गई। हमारे माता जी ये जो जितेंद्र जी बड़ा मलहरा से आए हैं वो उस समय सभी किसी न किसी क्षेत्र में होनहार रहे हैं और बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद में सुखानंद जैन जी जो हमारे दिल्ली से पधारे पंडित सुखानंद जी। अच्छा इधर देखो पंडित जी। चंद्र भगवान का इतना सुंदर चित्र। माता जी की तो काव्य कला में प्रवीण है, सरस जिनवाणी है, आप पढ़ें। हमारे माता जी ये हैं जितेंद्र, ये जिला स्तर के क्रिकेटर रहे हैं, फिर धीरे धीरे व्यवसाय में हैं, लेकिन अच्छा है। सत्येंद्र जी शास्त्री, पंडित सत्येंद्र शास्त्री मानपुरा वाले छात्र थे और हम उनके समय बहुत जूनियर थे, तो वो हमें गणित का अध्यापन वगैरह कराते थे। आदरणीय विमल भाई साहब जब पंडित सुखानंद जी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, पंडित शुभम जी जोरावालों का सम्मान हो रहा है। हमारे और माता जी भाई साहब विमल जी गणित के एक प्रतिभावान होनहार छात्र थे। आज अंबाव में इनका एक व्यवसाय में स्थान है, विद्यालय से निरंतर जुड़े रहते हैं और कनिष्ठ छात्रों के लिए आदर्श छात्र। गुरु माता जो निरंतर हमें वात्सल्य देती क्या थी, आज भी देती हैं। आदरणीय श्रीमती सरिता जैन जी जो हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर श्री हरीश जी, हमारा मन उदास होता था घर चले जाते थे जी। भाई हमारे पंडित विवेक शास्त्री जी जो हर कार्य करते हैं, उन्हें भी सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। फोटोग्राफर भैया से अनुरोध है, ये सभी फोटो हमारे आदरणीय पंडित कमलापुर जी को उपलब्ध करवा दें। जाओ ना, आगे जाओ। भैया